माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड गैंट्री गर्डर। अब ये गैंट्री गर्डर क्या होता है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे कुछ कोडल प्रोविज़न है, जैसे उसका डिफ्लेक्शन, लोड कैरिंग कैपेसिटी कितना परसेंट इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, वो देखने में कैसा लगता है और इसका प्रैक्टिकल यूज़ कहाँ पे होता है। अब गैंट्री गर्डर का प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो आपने देखा होगा जहाँ पे आपका जो पोर्ट होता है, जो बंदरगाह होता है, वहाँ पे हैवी कंटेनर को उठाने में उस क्रेन का यूज़ किया जाता है। तो गैंट्री गर्डर एक्चुअली मूवमेंट होता है, इस तरीके से मूवमेंट होता है, ऐसे भी जा सकता है, आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है, और उसके साथ जो ट्रॉली लगी होती है वो इधर उधर भी जा सकती है। अभी इसको हम डायग्राम से जब बताएंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी आएगी। तो सबसे पहले हम इसको डायग्राम से बना देते हैं, फिर आप देखोगे कि आपको अच्छे से इसकी क्लैरिटी आ जाएगी। तो सबसे पहले इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डायग्राम से अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो आपको यहाँ पे ये सबसे पहले अगर मैं, ये है कॉलम का पोर्शन, दिस इज द कॉलम पोर्शन, ये है आपका कॉलम, दिस इज द कॉलम, दिस इज द कॉलम, ठीक है। चलो, ये है आपका कॉलम, और यहां से आपने क्या किया है, इस तरीके से इसके ऊपर ये रखा जाता है गैंट्री गर्डर। और ये देखने में कैसा लगता है मैं पूरा फिगर आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि फिगर से क्लियरिटी ज़्यादा आती है, ऐसे तो हम कुछ भी बोल देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं एक बार फिगर क्लियर कर देता हूँ, ड्रा कर देता हूँ, उसके बाद आप इसको बना लीजिएगा, फिर देखोगे कि आपको चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी लगभग। दिस इज द फिगर, दिस इज द फिगर। इसके ऊपर हमको इसको रखना होता है, दिस इज कॉल्ड बिल्ट अप कॉलम, इसको हम बोलते हैं बिल्ट अप कॉलम, ठीक है, इसको बोलते हैं बिल्ट अप कॉलम। और ये फ्रंट व्यू में आप देखोगे, दिस इज फ्रंट व्यू, किस में बात कर रहे हैं, फ्रंट व्यू को, ठीक है। चल, अब इस पे हम लोग क्या करते हैं, यहां पे एक आपका आई सेक्शन होता है जिसको हम लोग यहां पे रखते हैं। तो आई सेक्शन जो है आपका कुछ इस तरीके से रखा जाता है, आई सेक्शन आपका ये है, और इसको आप लोग यहाँ पे पुट अप करते हो, ठीक है। तो ये आई सेक्शन आपका इस करके आ करके यहाँ पे आपने ऐसे करके यहाँ पे आपने रख दिया, ठीक, दिस इज द आई सेक्शन। और सेम चीज़ आप ऊपर भी बनाओगे, तो आई सेक्शन में आप जा करके, ये है इसे गैंट्री गर्डर बोलते हैं, दिस इज द गैंट्री गर्डर, ठीक है, दिस इज द गैंट्री गर्डर। ये आई सेक्शन होता है, और आई सेक्शन के ऊपर ही हम लोग एक लगाते हैं चैनल सेक्शन। अब चैनल सेक्शन क्यों यूज किया जाता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, आईएएस में कई बार पूछा गया, अभी हम डील करेंगे। तो इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, आपका प्रोवाइड कर देते हैं चैनल सेक्शन। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो कुछ यहाँ पे इस तरीके से एक चैनल सेक्शन हम लोग प्रोवाइड करते हैं, दिस इज कॉल्ड चैनल सेक्शन, ठीक। इसके बाद में अगर हम देखें यहाँ पे तो कुछ और चीज़ें भी प्रोवाइड की जाती हैं जिसको यहाँ पे हम लोग मेंटेन करते हैं। आई सेक्शन के ऊपर यहाँ पे आप एक रेल रखोगे, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाता हूँ ताकि आपको पिक्चर और ज़्यादा क्लियर हो जाए। यहाँ पे क्या करते हैं, देखो ये है आपका आई सेक्शन, वो कुछ इस तरीके से आएगा, दिस इज द आई सेक्शन। और इसके ऊपर आप क्या करते हो, इसके ऊपर चैनल सेक्शन आप पुट अप करते हो, ठीक है, दिस इज द चैनल सेक्शन। और वो कुछ ही इस तरीके से होता है, दिस इज द चैनल सेक्शन, दिस इज द चैनल सेक्शन, ठीक है, ये है आपका चैनल सेक्शन। और इसके ऊपर एक रेल रखी जाती है, वो कुछ इस तरीके से रहती है, आपने प्रैक्टिकली भी देखा होगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकली आपने कहीं ना कहीं हैवी इंडस्ट्री में देख रखा होगा, ठीक है, वो इस तरीके से कुछ रहता है, दिस इज द सेक्शन। एक बार डायग्राम बन जाए उसके बाद सारी पिक्चर आपकी क्लियर हो जाएगी, ओके। ये आई सेक्शन होता है, इस आई सेक्शन के ऊपर एक और होता है, ये है आपके यहाँ पे एक रेल सेक्शन होता है जिसके ऊपर ये मूवमेंट करता है, ऐसे करके ये व्हील आता है इसके ऊपर है, और इसके माध्यम से आप जोड़ सकते हो चीज़ों को। ये है ट्रस असेंबली इसके ऊपर, और यहाँ पे आप देखोगे प्रैक्टिकली कि एक ट्रॉली भी लगाई जाती है। तो ये है कि आपकी स्ट्रेट लाइन, लगभग स्ट्रेट लाइन ही आएगी, ठीक है, ये ऐसे ही बना रहे हैं हम थोड़ा समझने के लिए। एक काम करते हैं,
यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन बनाते हैं ताकि आपको क्लियरिटी ज़्यादा आए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इस तरीके से एक आपका ट्रस अरेंजमेंट बन जाता है, वो यहाँ तक आता है, ठीक है। और ये कुछ इस तरीके से आ करके इसको आप ज्वाइन करा दीजिए इसके साथ में, ये आप इसको ज्वाइन करा देते हैं, ठीक। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट आपका होता है, ऐसे ट्रस अरेंजमेंट आपका होता है। ये है आपके मेंबर्स, ठीक है, दिस इज ट्रस मेंबर्स जिसके साथ चीज़ों को जोड़ा जाता है। ओके, चल अब यहाँ पे हम लोग एक यूज करते हैं ट्रॉली, जिसको क्रैब भी बोलते हैं। वो इस तरीके से अरेंज रहती है, इसके थ्रू आप क्या करते हो, लोड लेके आते हो। ये है आपका लोड, ठीक है, दिस इज द लोड। थोड़ा और नीचे बढ़ा सकते हो ताकि आपका फ्रीली मूवमेंट होना चाहिए, ठीक है। ये हुक है, हुक के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, लोड लेके आते हैं, ठीक है। तो लोड एक मान लेते हैं, पी लोड है, ये आपने, ये हुक है, इसको बोलते हैं हुक, ठीक है। चल अब इस हुक में हम लोग उसके ऊपर एक ट्रॉली लगाते हैं, और इस ट्रॉली को अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से ट्रॉली आपकी लगी रहती है, एक व्हील यहाँ पे, एक व्हील यहाँ पे। ये है आपकी ट्रॉली, थोड़ा जगह ऊपर कम बची है, थोड़ा हाइट आप ज़्यादा बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये रहती है ट्रॉली, जिसको हम लोग बोलते हैं ज़्यादातर क्रैब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रैब। एक बार डायग्राम क्लियर हो जाए फिर सारी चीज़ें एक साथ समझा देते हैं। तो ये होती है क्रैब, जिसके अंदर कोई बैठा होता है आदमी है जो चलाता रहता है, मैनुअली भी ऑपरेट होती है, इलेक्ट्रिकली भी ऑपरेट होती है, इसको क्रैब बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, क्रैब। तो आप देख सकते हो कि इसका जो अटैचमेंट रहता है वो कुछ इस तरह रहता है, ये ट्रॉली के साथ इसका क्या रहता है, अरेंजमेंट रहता है, ठीक। ये हो गया आपका ट्रस, और इस तरीके से ट्रस असेंबली आपकी तैयार हो गई, ठीक। चल इसको बोलते हैं ट्रस, ये है ट्रस, और प्रैक्टिकली भी आप इसको देख सकते हो। अच्छा, अब इसके बाद में ये है आपका क्रेन का व्हील है, यहाँ पे होता है, दिस इज कॉल्ड क्रेन व्हील, इसको बोलते हैं क्रेन व्हील, ओके। अच्छा, उसके बाद में यहाँ पे जो और यूज होता है, इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड रेल, जिसके ऊपर चलता है, दिस इज कॉल्ड रेल, ठीक, रेल बोल देते हैं। और इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड क्रेन गर्डर, क्रेन गर्डर, ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्रेन गर्डर। और यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको बोलते हैं गैंट्री गर्डर। अभी अब आपको समझ में आ जाएगा, गैंट्री गर्डर, इसको बोलते हैं गैंट्री गर्डर, ठीक है। तो ये नाम होता है जिसके ऊपर ये आई सेक्शन आप लगाते हो। आई सेक्शन एक्चुअली हैवी कॉलम के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसके ऊपर आप एक चैनल सेक्शन दे देते हो। इसके अलावा भी एक चैनल सेक्शन यहाँ पे भी कई बार दे देते हैं। अब ये चैनल सेक्शन क्यों देते हैं उसका रीज़न मैं अभी बताता हूँ। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है ईएस में, ठीक है। और इसके ऊपर एक एंगल सेक्शन हम दे देते हैं, ओके, दिस इज द एंगल सेक्शन। इस तरीके से आप चीज़ों को जोड़ देते हैं, इसको बोलते हैं, ये क्यों देते हैं इसका रीज़न मैं लिख देता हूँ, टॉर्सनल रिस्ट्रेंट, टॉर्सनल रिस्ट्रेंट, टॉर्सनल रिस्ट्रेंट। ये कहानी हो गई। बिल्टअप सेक्शन हो गया, क्रेन व्हील हो गया, ट्रस असेंबली हो गई, ये सारी कहानी। तो कुछ ऐसा देखने में आपको लगेगा, और सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लगा पिक्चर फॉर्म में क्लियर कर दी है, तो ये चीज़ आपको देखने में लगी। होता क्या है, अब पूरी कहानी को समझाता हूँ, क्योंकि ये डायग्राम से आपको क्लियरिटी आ जाएगी। होता क्या है, अगर आप जाओगे कभी शुगर केन मिल में जाओ या किसी पोर्ट पे जाओ, पोर्ट का मतलब है बंदरगाह, बंदरगाह पे जो बड़े बड़े कंटेनर जहाज़ से उतारना होता है, तो इसकी हेल्प ली जाती है। क्या करते हैं, इस हुक के माध्यम से, इस हुक के माध्यम से चीज़ों को फंसा दिया जाता है। दो कंटेनर को, मतलब एक साइड इधर से कंटेनर को पकड़ते हैं, इधर से पकड़ते हैं, और कंटेनर को उठा लेते हैं। इससे कंटेनर से क्या इस क्रेन का फ़ायदा ये रहता है कि ये इजीली मूव कर सकती है। अब ये मूव कैसे करते हैं उसको देखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होता है। अब देखो होता क्या है, इसके दो मूवमेंट होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, एक लैटरल भी होता है। अब लॉन्गिट्यूडनल कैसे होता है उसको देखते हैं। देखिए ये कहानी फ्रंट व्यू में आप देख रहे हो, फ्रंट व्यू का मतलब इसके अंदर की तरफ ये क्रॉस सेक्शन गया होगा, मतलब ये पूरी लेंथ के अलॉन्ग बोर्ड के अंदर है, समझ लो। तो ये कहानी पूरी किधर है, बोर्ड के अंदर। ऐसे ही आई सेक्शन अंदर की तरफ भी होता है, ठीक।
यही चीज़ मैं इधर भी लगा सकता हूँ, बस समझाने के लिए बस समझा रहा हूँ। एक साइड मैंने बनाया, इधर भी यही चीज़ आप इधर भी बना सकते हो, ठीक है। तो मैं एक साइड का डायग्राम बना रहा हूँ क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, तो एक साइड से समझ में आ जाएगा, इसलिए एक साइड का मैं बना रहा हूँ। अच्छा, अब देखो होता क्या है, यहाँ पे ये रेल सेक्शन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं गैंट्री गर्डर। अब इस रेल सेक्शन के ऊपर क्या होता है, एक व्हील लगा होता है, पहिया जैसा, जैसे आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से पहिया लगा होता है, इस तरीके से, जिस पे आसानी से चीज़ें मूव कर सकती हैं। तो होता क्या है, ये जो पूरा ट्रस असेंबली है ना, वो ऐसे मूव करता है, इस तरीके से इधर जाता है, आगे पीछे जा सकता है। तो ये जो ट्रस असेंबली है, ये बोर्ड के अंदर भी जा सकती है, बोर्ड के बाहर भी आ सकती है। तो इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल, क्योंकि ये लेंथ के अलॉन्ग हो रहा है, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट। तो आपने देखा होगा कि इस तरीके से क्रेन पूरी मूव होती रहती है। अभी मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा, उससे आपको और क्लैरिटी आएगी, ठीक है। फिर दूसरा मूवमेंट क्या होता है, उसको देखते हैं। दूसरा मूवमेंट होता है आपका क्रैब का। तो क्रैब जो है ना, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करती है। किस डायरेक्शन में मूव करती है? आपकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करती है। ध्यान रहे कि एक साथ दोनों मूवमेंट पॉसिबल नहीं होते हैं कि ये भी मूव करता रहे, वो भी मूव करता रहे। ध्यान है, जब ये मूवमेंट इधर वाला रुक जाएगा, तब ये जो क्रैब आपको दिखाई पड़ रही है, वो इधर जा सकती है और इधर भी जा सकती है। सपोज दैट कि कोई व्हीकल नीचे खड़ी हुई है, मान लिया कोई ट्रक है, सपोज दैट कोई ट्रक है, और ट्रक को आपको, ये कोई सपोज दैट ट्रक है, मान लेते हैं कुछ देर के लिए, सपोज दैट कि ये आपका ट्रक है, ठीक है, दिस इज द ट्रक, मान लेते हैं दिस इज द ट्रक। अगर ये ट्रक है, सपोज दैट यहाँ पे कोई आपको इससे कोई चीज़ निकालनी है, अब ट्रक खड़ा यहाँ पे है और आपका क्रेन यहाँ पे है, तो क्या करोगे? सिंपली क्रैब को मूव कराओगे, क्रैब यहाँ पे ले आओगे, और इसको, इसमें से जो भी सामान आपको निकालना होगा, क्रैब यहाँ पे अब आ गई है, तो चुपचाप ये हुक आप लगाओगे, इस तरीके से लेके आओगे, और आसानी से आप क्या कर सकते हो, चीज़ों को यहाँ से निकाल सकते हो। तो जैसे आप गन्ना फैक्ट्री में जाओगे, जहाँ पे गन्ने का उत्पादन जहाँ होता है, उस मिल में अगर आप देखोगे, चीनी मिल्स में, तो वहाँ पे ये बहुत सारे ट्रक खड़े रहते हैं, ट्रक है, ट्रैक्टर, ट्रॉली, बहुत सारे रहते हैं, किसान का जो काम होता है। तो वहाँ पे आप देखोगे ट्रैक्टर और ट्राली के साथ ट्रक भी रहते हैं, उसमें गन्ना भरा रहता है। तो क्रेन आती है, क्रेन क्या करती है, ऐसे ही मूवमेंट कुछ होता है, जैसे आपने क्रैब दे रखा, ऐसे आएगा और गन्ना को भर करके और उसको गिरा देता है दूसरी जगह पे जहाँ उसको गिराना होता है। तो एक चैनल बना होता है जिसके अंदर आपको सारा गन्ना गिरा दिया जाता है। तो इस तरीके से ये क्रैब मूवमेंट होता है। तो इसका मूवमेंट देखो हॉरिजॉन्टल हो रहा है, और इसका मूवमेंट जो ये वाला रेल सेक्शन, ये ट्रस जो है, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल हो जाता है। अब देखो ट्रक यहाँ पे भी है, इसके बोर्ड के अंदर भी ट्रक हो सकता है, मतलब बहुत सारे ट्रक खड़े होंगे एक साइड में, तो इसका मूवमेंट हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इधर उधर से भी ट्रक को कवर करेंगे, और इसके लेंथ में जितने ट्रक खड़े होंगे उसको भी कवर अप करेंगे। तो इस तरीके से कवर अप किया जाता है, क्योंकि इसको मूवमेंट कराना आसान होता है, क्योंकि नीचे बहुत सारे आपके व्हीकल्स खड़े रहते हैं, तो यहाँ पे मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए क्रेन ऊपर आसानी से मूव कर सकती है, इसलिए क्रेन का यूज किया जाता है। अब देखो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इस चीज़ को मैं एक बार आपको एक डायग्राम से क्लियर करा देता हूँ, ताकि आपको उस चीज़ का थोड़ा सा आइडिया लग जाए। मैं एक बुक में डायग्राम है जिसके माध्यम से आपको समझाऊँगा, थोड़ा सा दिखा देता हूँ तो आपको एक फीलिंग आ जाए। आप देख सकते हो जो डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया, वो डायग्राम कुछ इस तरीके का है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ये डायग्राम जो है ना, वो कुछ इस तरीके का है। देख लो एक बार अच्छे से इसको, मैं थोड़ा सा इसको पड़ोस करके दिखा देता हूँ, तो आप देखोगे कि ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम आपको दिखाई पड़ जाएगा कुछ गैंट्री गर्डर का ही है, ठीक है। तो ये डायग्राम किसका है? गैंट्री गर्डर का, जिसमें आप देख सकते हो क्या, देखो ये हमारी ट्रॉली हो गई जो ये मूव करेगी इधर की साइड में। जो मैं ट्रस असेंबली ये वाली दिखा रहा हूँ, ये वाली ट्रस असेंबली ये है, और ये वाला जो आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो नीचे से कॉलम सेक्शन आया हुआ है, और ये इसके ऊपर आपने आई सेक्शन लगाया है। ये कॉलम सेक्शन है, उसके बाद ये आई सेक्शन है। तो आप देख सकते हो प्रैक्टिकली कि यहाँ पे ये जो नीचे का पूरा सेक्शन है, ये कॉलम सेक्शन है, और ऊपर आपने क्या लगा रखा? आई सेक्शन लगा रखा है। तो इस तरीके से इसका, और यहाँ पे देखो आई सेक्शन के ऊपर यहाँ पे व्हील रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? व्हील। तो ये व्हील आपका यहाँ पे ये दिखाई पड़ जाता है। तो इस तरीके से ये डायग्राम आपका हो जाता है। बाकी आप कोशिश करिए कि आपको कहीं से इमेज वगैरह मिल जाए, तो इमेज से अभी आप देख सकते हो। ओके, चल अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे कि कैसे चीज़ों को यहाँ पे डील करना है, ठीक। तो आप डायग्राम पहले बना लीजिए, फिर मैं आगे सारे पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, ठीक है। या यहीं पे लिख देता हूँ कुछ पॉइंट्स, फिर रफ करता हूँ। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सारी चीज़ें क्लियर हैं, एक एक पॉइंट करके डिस्कस करते हैं। और ये क्या पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपके एग्जाम में इससे पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है।
चलो आगे बात करते हैं गैंट्री गर्डर। गैंट्री गर्डर सब्जेक्टेड टू कौन कौन से लोड आ सकते हैं उसको मैं लिखता हूं। सब्जेक्टेड टू ग्रेविटी लोड। अब ग्रेविटी लोड कैसे आ सकता है? ग्रेविटी वर्टिकल लोड, दैट इज ग्रेविटी कॉमा, इसको एक आम और बोल सकते हैं, इसको ग्रेविटी भी बोलते हैं, वर्टिकल लोड भी बोलते हैं इसको, वर्टिकल लोड। और ये होता क्या है? दैट इज किसका किसका वेट आ सकता है? इसमें आपका डेड लोड आएगा, प्लस सेल्फ वेट आप ट्रस आएगा, ट्रॉली का आएगा, तो बहुत सारे वेट आपके एडअप हो जाएंगे, प्लस ट्रॉली बोलो या क्रैब बोलो, बात एक ही है। ये सारी चीज़ देखो कैसे आएगा। डेड लोड पूरा असेंबली का आएगा, ये सब जो काम कर रहा होगा। उसके अलावा आप देखोगे कि यहाँ पे सेल्फ वेट ऑफ ट्रस, ये जो ट्रस असेंबली बना है इसका वेट भी सेल्फ आएगा। उसके बाद में आपने जो क्रैब है या ट्रॉली है, जो भी आप इसको उठाओगे, हुक करोगे, ये भी आपका आएगा। तो इसलिए इसको हम लोग डिज़ाइन करते हैं, तो उस पर आपका लोड ये होता है सेल्फ वेट। तो ये आपके एग्जाम में तो यही पूछ लेगा कि कौन कौन से इस पर लोड काम करते हैं, तो वो सारी बातें हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। दूसरा लोड है लैटरल लोड है, इसको बोलते हैं लैटरल लोड। लैटरल लोड हो जाता है, दूसरा हो जाता है। अब लैटरल लोड क्यों आता है उसको मैं बताता हूँ। लैटरल लोड्स है, ये स्टॉपिंग और उसकी वजह से आ सकता है। उसके बाद में लैटरल लोड के अलावा आपका हो सकता है लॉन्गिट्यूडनल लोड। अब ये लॉन्गिट्यूडनल लोड कैसे आएगा? देखो, जब ये इसके ऊपर अंदर की तरफ मूव करेगा, बाहर की तरफ आएगा, तो इस पर लॉन्गिट्यूडनल लोड आएगा। लैटरल लोड तब आएगा जब इसका मूवमेंट इधर उधर होगा, तो इसे बोलते हैं लैटरल लोड बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना आपको जरूरी है। उसके बाद में दीज लोड्स आर म्यूचुअली, आपस में परस्पर ये परपेंडिकुलर होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपस में ये परपेंडिकुलर कैसे रहते हैं? देखो, अगर इसका लोड ऐसे काम करेगा और हॉरिजॉन्टल ये लोड काम करेगा, तो आपस में ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे। कैसे? इसका एक्सिस ये हो जाएगा, इसका एक्सिस ये हो जाएगा, तो आपस में कितने पे हो गए? 90 डिग्री पे। उसके बाद देखो, जिसका एक्सिस ये है, इस लोड का एक्सिस ये है, तो आपस में क्या हो गया? परपेंडिकुलर। मतलब तीनों लोड आपस में क्या है? परपेंडिकुलर काम करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट डीप करते हैं यहाँ पे। दूसरा, ये तीसरा लिख गया, दूसरा पॉइंट डील करते हैं, यहाँ पे ये भी करके हो गया। चलो नेक्स्ट पॉइंट डील करते हैं। ये है द लैटरल लोड्स आर ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द, मैं सारा पॉइंट मेंशन कर देता हूँ। द लैटरल लोड्स आर ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द क्रैब। अब क्रैब आपको पता चल गया, एक तरीके की ट्रॉली टाइप होती है। क्रैब और ट्रॉली इसको बोलते हैं, दोनों बातें सेम हैं, तो आप जो भी आप समझ सकते हो, ट्रॉली भी बोल सकते हो, ये क्रैब भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे एक नाम और दे सकते हो, और ट्रॉली। क्रैब बोलो या ट्रॉली बोलो, क्रैब का मतलब होता है रेंगना, तो क्रैब बोलते हैं इसको, क्रैब, और दैट इज ट्रॉली। एंड लॉन्गिट्यूडनल लोड्स आर ड्यू टू मूवमेंट ऑफ ट्रस। एंड लॉन्गिट्यूडनल, जो बात मैंने बताई वो सारी लिखा देता हूं। लॉन्गिट्यूडनल लोड्स आर ड्यू टू मूवमेंट ऑफ ट्रस, आर ड्यू टू मूवमेंट ऑफ ट्रस। ठीक है, ट्रस के मूवमेंट के कारण क्या होता है, ये सारी चीजें आपकी मूव करते हैं। ठीक है, कैसे? देखो, लैटरल कैसे? अब देखो, ट्रॉली जब ये क्रैब इधर उधर जाएगी, ऐसे जाएगी, इधर जाएगी, तो उसमें जो आपका मूवमेंट वो होता है लैटरल लोड, उसको बोलते हैं। ठीक, अच्छा, उसके बाद जब ये ट्रस पूरा अंदर जाएगा, बाहर जाएगा इस रेल के माध्यम से, तो आप देखोगे कि उसकी वजह से आपका कौन सा लोड आता है? लॉन्गिट्यूडनल लोड कंसीडर करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक खास बात और है, यहाँ पे एक थ्रस्ट लगता है। उस थ्रस्ट क्यों लगता है उसको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे एक लॉन्गिट्यूडनल, यहाँ पे मैं पॉइंट मेंशन करता हूँ, लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटरल थ्रस्ट। थ्रस्ट का मतलब होता है धक्का लगना बहुत तेजी से, मतलब जैसे अब ये धक्का क्यों लगता है? देखो, एक्चुअली आपने देखा होगा
जब कभी भी कोई चीज़ मूव करती है झटके में, जैसे आपने देखा होगा मालगाड़ी को, कभी एक साथ जब इंजन हल्के से मूव करता है तो सारा झटका जो है सारे जो आपकी बोगियां लगी होती हैं ट्रेन में उसमें चला जाता है। इसका मतलब है ऐसा यहाँ पे भी होता है, जब ये मूवमेंट करना शुरू करता है तो इसमें एक थ्रस्ट लगता है। तो जैसे शुरुआत, थ्रस्ट कब लगेगा? थ्रस्ट तब लगता है जब एकदम से कोई झटका लगता है। अब ये थ्रस्ट तब काम करेगा जब, जैसे आप सपोज दैट कि उसको स्टार्ट कर रहे हो तो ये तब लगेगा या तो ब्रेक लगाओगे। तो स्टार्टिंग और रोकने में, स्टॉप और स्टार्ट दोनों में क्या होता है? हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट या लॉन्गिट्यूडिनल थ्रस्ट निकल के आता है। तो स्टॉपिंग और स्टार्टिंग ऑफ क्रेन, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ड्यू टू लॉन्गिट्यूडिनल एंड लैटरल थ्रस्ट ड्यू टू starting or stopping of crane, इसलिए ट्रेन में कभी भी एकदम से ब्रेक नहीं लगाया जाता, ट्रेन में धीरे से ब्रेक लगाया जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा मोमेंटम होता है पीछे से ट्रेन के डिब्बों का कि आपको ब्रेक जो लगाना पड़ता है बड़ा स्मूथली लगाना पड़ता है, क्योंकि उसमें हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट या लॉन्गिट्यूडिनल जो थ्रस्ट होता है उसकी वजह से दुर्घटना हो सकती है, इस वजह से इसमें ब्रेक आसानी से धीरे धीरे लगाया जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ है कि इसको जब रोकोगे, स्टॉप करोगे तो इसमें थ्रस्ट आता है। तो इसको हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट क्यों आता है? तो स्टॉपिंग और स्टार्टिंग की वजह से ही क्या आता है? हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट आता है। आपके एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही पूछ लेगा कि कौन कौन से लोड काम करते हैं, लैटरल लोड, लॉन्गिट्यूडिनल लोड और डेड लोड, सेल्फ वेट जिसको बोलते हो। ध्यान है इसमें विंड लोड को कंसीडर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मैं बहुत विंड लोड यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे नोट करके, विंड लोड इज नॉट कंसीडर्ड, विंड लोड इज नॉट कंसीडर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऑप्शन में देगा तो इसमें विंड लोड का कोई फैक्टर नहीं आता, तो ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। विंड लोड इज नॉट कंसीडर्ड फॉर डिजाइनिंग। तो ये सारी कहानी हो गई। पहले आप डायग्राम बना लो, सारे पॉइंट मेंशन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चल, अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट और था, ये तो गैंट्री गर्डर हो गया, क्रैब हो गया, हुक हो गया, रेल बोलते हैं क्योंकि जिसके ऊपर चलता है उसे रेल बोलते हैं। इसके ऊपर अगर रेलगाड़ी दौड़ जाएगी तो उसको रेलगाड़ी बोलते हो, ट्रेन गुजर जाती तो उसको रेलगाड़ी बोल देते हो। अब ये क्यों लगाया जाता है, ये टॉर्सनल रेस्ट्रेंट क्यों लगाया गया? ऐसा होता क्या है, देखो जब इसके ऊपर व्यू मतलब जैसे इधर मूवमेंट होगा या लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में मूवमेंट होगा तो ये बकल हो सकता है, तो टॉर्सनल रिस्ट्रेंट लगाते हैं ताकि इसका टॉर्शन ना हो सके। तो बीच में मजबूती प्रोवाइड करने के लिए एक चैनल सेक्शन लगा के एंगल सेक्शन से जोड़ देते हैं। इससे फायदा ये रहेगा कि ये बकल टॉर्सन इसके अंदर नहीं आ पाएगा, मतलब इस तरीके से और ऐसे ही मुड़ नहीं पाएगा। इसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे चैनल सेक्शन और एंगल सेक्शन के साथ लगा देते हैं। तो ये सारे पॉइंट जो भी आपको डायग्राम में मेंशन किया गया है, अब मैं सारे पॉइंट को लिखा दूंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने 2 पॉइंट मेंशन किए हैं, सारे पॉइंट मेंशन करते हैं यहाँ पे। अब डायग्राम मैं रफ करने जा रहा हूँ क्योंकि डायग्राम का ज़्यादा यूज़ नहीं है, बस इतना समझ में आ जाए कि क्या चीज़ें होती हैं, कम से कम ये आपको पता हो जाएगा तो फील्ड में काम करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। आगे बात करते हैं। सारे पॉइंट डिस्कस करते हैं क्योंकि आपके एग्जाम के लिए वो इंपॉर्टेंट है। गैंट्री गर्डर से भी वो पूछना शुरू कर दिया है, तो कम से कम आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द गैंट्री गर्डर। प्रैक्टिकली यूज इसका बहुत है, जहाँ पे हैवी इंडस्ट्री, जहाँ पे हैवी लोड है, या जहाँ पे आपने देखा होगा मैन्युफैक्चरिंग है, जहाँ पे कार बनाई जाती है, ट्रक बनाया जाता है, ट्रैक्टर बनाया जाता है, बहुत ज़्यादा यूज होता है। और बंदरगाह पे भी इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, जहाँ पे बड़े बड़े कंटेनर उतारना होता है ना, तो वहाँ पे ऐसा तो है ना कि शिप हर जगह लेके चले जाओगे, शिप तो एक पर्टिकुलर जगह पे ही रहेगा ना, शिप पानी के अंदर रहता है, तो वहाँ पे किनारे पे क्रेन लगा के यही गैंट्री गर्डर का यूज़ करके और आसानी से आप उसको उठा सकते हो। ठीक है, तो इसलिए प्रैक्टिकल इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको आपको मेंशन कर दिया। ठीक है, अब एक एक पॉइंट करके डिस्कस करेंगे यहाँ पे सारे जो भी हमने यहाँ पे लोड के माध्यम से समझा। चल, अब वो क्या पॉइंट है उनको हम डिस्कस करते हैं। चलो, अगला पॉइंट है जो भी आएगा आपका तीसरा पॉइंट। अगला पॉइंट ये है, द डायनामिक एक्शन ऑफ मूविंग लोड इज कॉल्ड द डायनामिक एक्शन ऑफ अ
moving load is called impact load, इसको क्या बोलते हैं, impact load बोलते हैं, ठीक है। moving load is called impact since the truss and trolley move, since the truss and trolley, since truss and crab बोल देते हैं, since this is the crab move on the gantry girder, move on the gantry गर्डर पे ये मूव करता है, ठीक है। तो इसकी वजह से इस पे इम्पैक्ट आता है। इम्पैक्ट का मतलब एकदम झटका लगता है करके, तो इसे बोलते हैं इम्पैक्ट। तो दिस इज कॉल्ड गैंट्री गर्डर, कॉमा इम्पैक्ट लोड्स आर प्रोड्यूस, यहाँ पे इम्पैक्ट लोड नहीं लिखना था, इस लोड इज कॉल्ड इम्पैक्ट, द डायनेमिक एक्शन मूविंग लोड इज कॉल्ड इम्पैक्ट, और यहाँ पे ये चीज़ें आपकी हो जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इम्पैक्ट लोड्स आर, इम्पैक्ट लोड्स होम में पढ़ा होगा। इम्पैक्ट लोड्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन द बीम, अब ऐसा क्यों होता है, इसका कारण मैं लिख देता हूं, बिकॉज ऑफ रफ सरफेस ऑफ व्हील एंड रेल्स। तो ये तब पॉसिबल होता है, ये इम्पैक्ट लोड इसलिए आता है क्योंकि जब आपका ये जो रफ सरफेस ऑफ व्हील एंड रेल, तो उसके ऊपर मैंने आपको क्या बताया था, एक व्हील लगा था और एक रेल लगा था। जो यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया था, ये ट्रस असेंबली थी कुछ इस तरीके से, यहाँ पे आपका दिस और ये आपका रहता है क्या, दिस इज रहता है आई सेक्शन, जो भी मैंने यहाँ पे ये बना के बताया था, ठीक है। तो ये जो रेल है और ये जो व्हील है, इसके बीच में अगर आपका मतलब कि यहाँ पे अगर रफ सरफेस हुआ, तो रफ सरफेस की वजह से यहाँ पे इम्पैक्ट आता है, क्योंकि चीज़ें स्मूथली मूव नहीं करेंगी, एकदम से कहीं पे रुक जाएंगी, कहीं पे झटका खाएंगी। तो ऐसा समझ लो कि जैसे किसी साइकिल वगैरह में आप तेल वगैरह नहीं डालते हो, ग्रीसिंग नहीं कराते हो, तो उसमें भी झटका लगने लग जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका दिस। टू गेट इम्पैक्ट इफेक्ट, यहाँ पे अगला पॉइंट इसी में मेंशन करते हैं, टू गेट। अब इसको कैसे ध्यान रखा जाए, इसका लोड के कैलकुलेशन में ध्यान रखा जाता है। टू गेट द इफेक्ट ऑफ इम्पैक्ट कॉमा स्टैटिक व्हील लोड आर मल्टीप्लाइड बाई इम्पैक्ट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कॉमा ब्रैकेट में लिख देता हूं कि इम्पैक्ट फैक्टर का काम क्या होता है। इम्पैक्ट फैक्टर कन्वर्ट्स द डायनामिक लोड into equivalent static load। अब देखो सारी कहानी देखते हैं, यहाँ पे जो भी लिखा उसके बारे में बता देते हैं। द डायनामिक एक्शन ऑफ मूविंग लोड इज कॉल्ड इम्पैक्ट। डायनामिक का मतलब होता है सडन, एकदम से आना। तो जैसे आपने कोई इम्पैक्ट टेस्ट किया होगा, डायनामिक टेस्ट करते हो, इम्पैक्ट लोड टेस्ट करते हो, तो वहाँ पे भी किसी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को गिराते थे तो वो सडन होता था, इस वजह से इसको इम्पैक्ट बोलते थे। तो लोड इज कॉल्ड इम्पैक्ट सिंस द ट्रस एंड क्रैब मूव ऑन द गैंट्री गर्डर, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रस असेंबली है गैंट्री गर्डर पे, इस वाले पे क्या करता है, मूवमेंट करता है। तो देन गैंट्री गर्डर इम्पैक्ट लोड्स आर प्रोड्यूस ऑन द बीम, तो इस पे इम्पैक्ट लोड आता है जो इसके नीचे बीम रहती है। इससे क्या फर्क पड़ता है, बिकॉज ऑफ रफ सरफेस ऑफ व्हील एंड रेल्स। ये तब आता है जब आपका रफ सरफेस रहता है, कौन सा, ये है, इसकी बात कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड रफ सरफेस, यहाँ की बात हो रही है रफ सरफेस। अगर ये रफ सरफेस रहेगा उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए इसको कैसे रिड्यूस किया जाए, टू गेट द इफेक्ट ऑफ इम्पैक्ट
स्टैटिक व्हील लोड आर मल्टीप्लाइड बाई इम्पैक्ट फैक्टर। स्टैटिक लोड को अगर मैं इम्पैक्ट फैक्टर मान लूँगा, कुछ भी होगा, कोई एग्जाम में दिया रहता है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वो वैल्यू निकल के आ जाएगी जो इम्पैक्ट लोड प्रोड्यूस कर सकता है, जितना लोड है। तो हम लोग स्टैटिक लोड में मल्टीप्लाई कर देते हैं जिससे कि हमारा इम्पैक्ट फैक्टर से वो चीज़ें निकल आती हैं। तो इम्पैक्ट फैक्टर कन्वर्ट द डायनामिक लोड्स इनटू अ इक्विवेलेंट स्टैटिक लोड। तो ये मान के चलते हैं कि सपोज दैट कि थोड़ा डायनामिक एक्शन आया, उस डायनामिक एक्शन की वजह से कितना स्टैटिक लोड प्रोड्यूस हो सकता है, उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट स्टैटिक लोड। तो ये कहानी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये एग्जाम में आ जाएगा। क्या बताओ कि गैंट्री गटर में क्या इम्पैक्ट लोड आता है? आता है। तो क्यों आता है, इसका रीजन आपको पता है। चौथा पॉइंट, चैनल सेक्शन आर प्रोवाइडेड, चैनल सेक्शन इज प्रोवाइडेड। क्यों प्रोवाइड करते हैं, इसका रीजन समझना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। इज प्रोवाइडेड टू इंक्रीज लैटरल स्टेबिलिटी, लैटरल स्टेबिलिटी ऑफ गैंट्री गर्डर, when it is subjected to lateral loads, subjected to lateral loads, the function of top channel, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया पॉइंट ऑफ फ्रेंड्स, इसलिए मेंशन कर रहा हूँ। फंक्शन ऑफ द टॉप चैनल इज टू इंक्रीज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस के अबाउट इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है। अब कैसे बढ़ता है, सारी चीज़ें डील करेंगे। एंड increase the lateral buckling strength, ये चीज़ आपकी बढ़ जाती है। ओके, चल कैसे बढ़ गए देखो। इस चीज़ को समझने के लिए ज़रूरी ये है, इसको डायग्राम से समझते हैं। अभी आपको बताया था कि ये आई सेक्शन कुछ इस तरीके से डायग्राम, रफ डायग्राम एक बना रहे हैं बस समझने के लिए। कुछ इस तरीके की कहानी थी आपकी, बस समझ जाते हैं थोड़ा सा। चलो, ये कुछ कहानी ऐसे थी, ठीक है। ये कहानी आपकी डायग्राम के माध्यम से मैंने यहाँ पे बना दी। ये कहानी है, और यहाँ पे आप लगाते थे क्या, चैनल सेक्शन। ये है आपका चैनल सेक्शन, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे बढ़ाओ, कुछ इस तरीके से आपको देखने में लगता है, ठीक। ये होता है। अब देखो क्या फ़र्क पड़ेगा, ये आई एक्स एक्स हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आई वाई वाई हो जाएगा, ठीक। अब देखो जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लिखोगे ना आई वाई वाई, तो क्या आएगा, आई वाई वाई ऑफ आई सेक्शन। ये मैं कंबाइंड लिख रहा हूँ, ठीक है, कंबाइंड की बात कर रहा हूँ। कंबाइंड कैसे बढ़ेगा, या यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा जगह कम है, यहाँ पे लिखता हूँ। चल, आई वाई वाई कंबाइंड का मतलब है कि अब चैनल सेक्शन लग गया, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, देखो इससे क्या निकलेगा, आई वाई वाई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जो भी इसका होगा, दिस इज द आई सेक्शन। अच्छा, आई सेक्शन के साथ में देखो यहाँ पे अब आपने लगा दिया चैनल सेक्शन, तो चैनल सेक्शन भी इससे पास हो रहा है। तो इसके बाद आप क्या करोगे, चैनल सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ चैनल सेक्शन ऑफ चैनल, तो भी निकल के आ जाएगा। अब देखो क्या हो रहा, पहले आपने इसको नहीं लगाया था तो उसकी वजह से क्या हो रहा था कि सिर्फ आपका आई सेक्शन की वजह से ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा था। लेकिन अगर आपने यहाँ पे चैनल सेक्शन लगा दिया, इससे क्या होता है कि इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो लैटरल स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि ये इधर उधर आसानी से मूवमेंट नहीं करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। अब आपको पता है m अपान आई इजकल टू सिग्मा वाई क्या होता है, वाई। तो इससे आप देख सकते हो सिग्मा इजकल टू हो जाएगा m अपान आई इंटू वाई बार।
तो जितना यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका ज़्यादा होता जाएगा, तो ये आपकी जो अप्लाइड स्ट्रेस है, वो जो अप्लाइड स्ट्रेस डेवलप्ड हुई है वो कम होती चली जाएगी। इसका मतलब सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना बढ़ता है उसकी स्टेबिलिटी और उसकी मजबूती क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो यहाँ से क्या हो गया, जब कंबाइंड निकालोगे तो उससे ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, तो इसलिए हम लोग इसको लगाते हैं। ओके, तो ये था आपका रीज़न जिसको हमने यहाँ पे चेक किया। चलो अगला पॉइंट मेंशन करते हैं, पांचवा पॉइंट क्या है, टॉर्सनल रिस्ट्रेंट। लैटरल बकलिंग अब समझ में आ गया होगा। लैटरल बकलिंग का मतलब यही था कि इधर ना बकल करे, इधर ना बकल करे। जब आप इसको लगाए रखोगे तो ये बकल ही नहीं होने देगा, तो इस तरीके से हम इसको लगाते हैं। तो यही चीज़ इसका मतलब था। तो लैटरल बकलिंग स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है टॉर्सनल रिस्ट्रेंट। दिस इज द टॉर्सनल restraint prevent rotation of the beam about longitudinal axis अब देखो कैसे हो रहा है। यहाँ पे टॉर्सनल रिस्ट्रेंट मैं आपको दिखाता हूँ, पहले मैंने बनाया था कुछ देर पहले, तो इसको एक बार फिर से बना देता हूँ। कुछ यहाँ पे आप देखोगे ये चैनल सेक्शन आपका यहाँ पे लगा दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आप ला करके क्या किए थे, एंगल सेक्शन भी लगा दिया था। इसको यहाँ जोड़ दिया था, इसको यहाँ जोड़ दिया था। तो ये आपका एंगल सेक्शन यहाँ पे आप इसको लगा देते हो, तो ये है चैनल सेक्शन, इसको आप जोड़ते हो। ये क्या है, इस जो पॉइंट मेंशन किया गया है ये कह रहा है टॉर्सनल रिस्ट्रेंट प्रिवेंट रोटेशन ऑफ द बीम अबाउट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। अबाउट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस का मतलब समझो कि अगर आपने इसको लगा दिया तो इसका जो मोमेंट है, जैसे आप इसको जोड़े रखोगे तो इसका जो है टॉर्सनल रिस्ट्रेंट को कैसे रोकोगे। टॉर्सन का मतलब होता है कि अपने एक्सेस के अबाउट ये मूव कर जाना, ऐसे करना, और उसको आप ये लगा दोगे तो ये रुक जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं टॉर्सनल रिस्ट्रेंट। तो इसका भी काम क्या हो गया, टॉर्सनल रिस्ट्रेंट। तो ये इंपॉर्टेंट है। और ऊपर वाला क्या था, ऊपर वाला सेक्शन का काम है चैनल सेक्शन का बकलिंग को रोकना। तो एक तो बकलिंग को रोकना होता है और दूसरा है टॉर्सनल रिस्ट्रेंट को। तो ये बकलिंग में रोक देगा, नीचे वाला टॉर्सन में रोक देगा। तो ये कहानी आपकी यहाँ पे हो जाती है। चलो आगे बात करते हैं, इसको रफ करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं चीज़ों को आगे फर्दर डील करता हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सारा चीज़ें डील करते हैं। हम लोड का कैलकुलेशन कैसे करते हैं उनको डील करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट डील करने वाले हैं कि इसके लोड का कैलकुलेशन कैसे किया जाए। लोड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोड पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। लोड है और डिफ्लेक्शन इसका इंपॉर्टेंट है, तो वो सारी पॉइंट हम यहाँ पे थोड़ा सा डील करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लोड कैलकुलेशन। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बस डायग्राम बनाना जरूरी था, समझाना जरूरी था, क्योंकि एक बार समझ में आ जाएगा, एक बार ये पता चल गया कि कौन कौन से लोड लिए जाते हैं, देखने में कुछ कैसा लगता है, तो आप क्वेश्चन जरूर करके चले आओगे, ठीक है। क्योंकि ये आपका लगभग एक टॉपिक और आपका बचता है, उसके बाद आपको पढ़ाना है, क्या कहते हैं, आपको इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, जिसमें आपको पर्लिन वगैरह पढ़ना पड़ेगा कि व्हाट इज़ पर्लिन क्या होता है, उसके बारे में हम लोग वहाँ पे डील करेंगे। व्हाट इज़ ब्रेशिंग क्या होता है, ये सब कहानी डील कर लेंगे तो अपना स्टील लगभग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सारे टॉपिक लगभग फ्रेंड्स मैंने डील कर दिए, जितना भी पूछा जाता है कंपटीशन में वो सारे टॉपिक लगभग कवर अप किए हैं, ठीक है। चल अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। सिंस जो भी पॉइंट हो, पांचवा हो शायद, मुझे लग रहा है, सिंस द ट्रस मूवमेंट and crab movement are not permitted simultaneously
साइमल्टेनियसली, लगा एक साथ नहीं हो सकता, साइमल्टेनियसली, इट इज एज्यूम्ड दैट, क्या एज्यूम करके चलते हैं, एज्यूम दैट कि लैटरल लोड एंड लॉन्गिट्यूडनल लोड्स, एज्यूम दैट कि लैटरल लोड एंड longitudinal load will not act simultaneously, this is, एक साथ नहीं काम कर रहे हैं। आपने देखा था कि एक तो रेल मूव करती है ऐसे ऐसे करके, और उसके साथ में ये हॉरिजॉन्टल ट्रस के ऊपर ट्रॉली या क्रैब मूव करती है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो प्रैक्टिकली भी चीज़ें जो है एक साथ मूव नहीं करते हैं। पहले तो या तो आप लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट को रोक दोगे और नीचे आप फिर क्रैब चलेगी, इधर से उधर जाएगी, क्योंकि देखिए दोनों मूवमेंट एक साथ होंगे तो कैसे नीचे वाले को कवर करोगे। इसमें क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल, सपोज दैट कि लॉन्गिट्यूडनल आकर के क्रेन रुक गई, फिर क्या है, अब नीचे का देख सकते हो कि आप कौन कौन सा व्हीकल है, उस हिसाब से आप क्या करोगे कि आपका क्रैब का मूवमेंट होगा। ठीक, तो क्रैब का मूवमेंट इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, लेकिन उस समय आपका लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट रुका होगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। दूसरी बात, जब आपको लॉन्गिट्यूडनल जाना हो तो आपका ये लैटरल मूवमेंट रोकना पड़ेगा, तो दोनों एक साथ नहीं हो सकते, तो इस बात को ये बता रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट हम डील करने वाले हैं लोड कैलकुलेशन। लोड कैलकुलेशन ये इंपॉर्टेंट है। चल, लोड कैलकुलेशन क्या है, वर्टिकल फोर्सेस, पहला इसमें लिखते हैं वर्टिकल फोर्सेस, दैट इज वर्टिकल फोर्स ट्रांसफर्ड, वर्टिकल फोर्स ट्रांसफर्ड। पहला वर्टिकल बात करते हैं, फिर हम यहाँ पे कुछ हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात करेंगे। पहले तो वर्टिकल है, फिर हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे। तो पहला इसमें मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मैनुअली ऑपरेटेड है। अगर मैनुअली ऑपरेटेड है, मैनुअली मतलब हाथ से वही ऑपरेट कर रहे हो किसी तरीके से, मैनुअली ऑपरेटेड है क्रेन, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग हैं कि लगभग 10% मैनुअली ऑपरेट करें, 10% ऑफ स्टैटिक लोड इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्टैटिक व्हील लोड, सॉरी, दिस इज द स्टैटिक व्हील लोड taken as impact load, less value because ये भी लिख देता हूँ, लेस वैल्यू क्यों ली गई है, लेस वैल्यू बिकॉज दे मूव स्लोली। ठीक है, देखो 10% इसलिए कंसीडर किया गया है क्योंकि 10% इसलिए स्टैटिक लोड का लिया गया है। मैनुअली ऑपरेटेड का मतलब है मैन से, आपको हैंड से क्या करना पड़ता है, ऑपरेट करना पड़ता है। तो आपको पता है कि जब मैनुअली चीज़ें चलती हैं तो उसका मूवमेंट धीरे धीरे होगा, लेकिन अभी इलेक्ट्रिक मूवमेंट हो जाए या किसी मैकेनिकल की वजह से आपका मूवमेंट होगा तो आप देखोगे चीज़ें क्या है, तेज़ी से मूव करेंगी। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखना जरूरी है। सेकेंड पॉइंट है कि फॉर इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड अगर है तो दिस वैल्यू इज टेकन एट 25% ऑफ, ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 25% ऑफ स्टैटिक व्हील लोड। तो ध्यान है यहाँ पे आपको 25% लेना। अब ये 25% क्यों लेना, उसका मैं यहाँ पे रीजन लिख देता हूँ। 25% ऑफ स्टैटिक लोड इज टेकन एज इम्पैक्ट लोड। अब ये हाई वैल्यू क्यों है इम्पैक्ट लोड, बिकॉज इलेक्ट्रिक हो गया। हाई वैल्यू बिकॉज दे मूव फास्ट। ठीक है, दे मूव फास्ट। तो देखो दोनों को याद करना कितना आसान है, प्रैक्टिकली याद कर सकते हैं। मैनुअली ऑपरेटेड है तो 10% ऑफ स्टैटिक व्हील लोड ले लेते हैं, टेकन एज इम्पैक्ट लोड। अच्छा, अगर ये इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड हो, देखो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड में पावर ज़्यादा होती है,
तो वही क्रेन पहले धीरे धीरे जा रही थी, ऐसे ऐसे जा रही थी, अब एक बहुत तेज़ी से इधर उधर जाएगी, तो उसकी वजह से इम्पैक्ट लोड ज़्यादा आएगा। तो जो भी स्टैटिक लोड होगा उसको आप 1.25 से मल्टीप्लाई करोगे इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड। अगर आपका रहता है मैनुअली ऑपरेटेड तो 1.1 का एक फैक्टर स्टैटिक लोड में मल्टीप्लाई कर दोगे तो वहाँ से आपको वैल्यू निकल जाएगी। ओके, चल, तो याद करना आसान है, जब इलेक्ट्रिक हो तो बढ़ा दो वैल्यू, तो 25% मैंने कर दिया। चलो फिर आगे एक पॉइंट और मेंशन करता हूँ। अगला आपका आता है, ये तो वर्टिकल फोर्स के लिए था, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए। इस पे अलग अलग कहानी है। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, हॉरिजॉन्टल फोर्स का मतलब है ट्रांसवर्स टू द रेल, ट्रांसवर्स टू द रेल। रेल कैसे थी? रेल बोर्ड के परपेंडिकुलर थी, इसके परपेंडिकुलर जाओगे रेल के, दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स। अब वो हॉरिजॉन्टल लोड क्यों आता है? हॉरिजॉन्टल लोड जब ट्रॉली क्रैब इधर जाएगी, क्रैब इधर आएगी, तो इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लोड बोलते हैं। अब इसमें भी कहानी क्या है, मैनुअली ऑपरेटेड है, फॉर इलेक्ट्रिक है, तो सबके लिए लिख देता हूं। पहला आपका आता है फॉर इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन्स। अगर इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है तो इसमें ज़्यादा कंसीडर करना है 10% ऑफ द वेट, 10% ऑफ द वेट ऑफ द क्रैब and weight of lift and the weight of lifted on the crane। ठीक है, हुक के द्वारा जितना लोड आपने लगा रखा होगा, सपोज दैट मैं समझा देता हूँ, ये है आपके पास ट्रस असेंबली, मान लेते हैं कुछ इस तरीके से है, और आपने कुछ इस तरीके से आपका ट्रस है, ये आपका हुक आया है, हुक ने लोड को लिया है, सपोज दैट कि ये हुक है, ये लोड पी लिया है, तो आपका ट्रस का तो लोड रहेगा ही रहेगा, उसके साथ में जो देखो यहाँ पे लिखा है 10% ऑफ द वेट ऑफ द क्रैब, तो ये क्रैब यहाँ पे जो भी लगा रखा होगा, ये क्रैब है आपके पास, ये क्रैब है, तो क्रैब का वेट मान लेते हैं सपोज दैट P1 और इसको मान लेते हैं P2, तो टोटल जो लोड आ जाएगा P मान लेते हैं दिस इज द P1 प्लस P2। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ, तो 10% मतलब 1.1 ऑफ P1 प्लस P2, तो ये चीज़ आपको बताना था। ठीक है, तो इसको ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सेकेंड पॉइंट टू बी नोटेड। दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे अगर आपको फॉर हैंड ऑपरेटेड हो, फॉर हैंड ऑपरेटेड, अब ये वैल्यू कम हो जाती है, फॉर हैंड ऑपरेटेड क्रेन, अगर हैंड ऑपरेटेड है तो इसको कंसीडर करते हैं 5%। देखिए क्या हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनल लोड ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है एज कम्पेयर टू हॉरिजॉन्टल, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे 10 पहले 25 था, उसी को 10 किया गया, फिर 10 का आधा किया गया 5, तो 5% ऑफ द वेट ऑफ द क्रैब एंड वेट ऑफ लिफ्टेड ऑन द क्रेन। ठीक है, तो ये भी उसी तरीके से आ जाएगा 1.05 ब्रैकेट में P1 प्लस क्या लिख सकते हो P2, बस समझने के लिए, आपको समझ में आ गया होगा तो फिर चीज़ों को आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, चल फिर है हॉरिजॉन्टल फोर्स अलोंग द रेल, हॉरिजॉन्टल फोर्स along द रेल, हॉरिजॉन्टल फोर्स along द रेल, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक, ये लेते हैं 5% ऑफ द स्टैटिक व्हील लोड, 5% ऑफ द स्टैटिक व्हील लोड, तो ये वैल्यू आपको थोड़ा ध्यान है, को याद करना आसान है। पहले में तो देखो भाई, पहले आपका वर्टिकल फोर्स था, वर्टिकल में वैल्यू थोड़ा ज़्यादा रहती है सॉरी, तो स्टैटिक में यहाँ पे लोड आपको ध्यान रखना हो कि वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ता है वर्टिकल फोर्स में। क्यों? क्योंकि वर्टिकली लोड थोड़ा ज़्यादा जाता है, हॉरिजॉन्टल में उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे 10% और 5% को रखा गया। तो बहुत आसान है, 25, 10 फिर 10 और 5, तो उसका आधा आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये तो कहानी थी लोड की। अब हम लोग बात करेंगे डिफ्लेक्शन की। डिफ्लेक्शन पे हम लोग बात करते हैं।
पहले आप इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। कम से कम आपको यही पता चल जाए कि लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि देखिए इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीधे बना देगा कि कितने % वैल्यू कंसीडर की जाती है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। चल इसको मैं रफ करता हूँ, आज इसको पढ़ेंगे और साथ में हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद में इससे 8-9 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि ईएस और एसएससी जेईई में पूछे गए हैं। तो उसको मैं जब पढ़ूंगा तो आपको लग जाएगा आइडिया कि यार लेवल क्या है एग्जाम में, कि जो भी पढ़ाया गया वहाँ से सारे क्वेश्चन लगभग आपके क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, कुछ और थ्योरी पार्ट डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा थ्योरी पार्ट और बचा है, फिर हम लोग न्यूमेरिकल पे आ जाएंगे 5-10 मिनट बाद। एक बार ये क्लियर हो जाए फिर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन भी कर लेंगे, और क्वेश्चन लगा लेंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट्स और भी अच्छे हो जाएंगे। तो क्वेश्चन करना थोड़ा सा जरूरी है। चल आगे बात करते हैं। अभी तक हमने बात कर लिया यहाँ पे, हाँ लोड का कैलकुलेशन हो गया। आगे बढ़ते हैं, डिफ्लेक्शन का हमारा टॉपिक रह जाता है। लोड कैलकुलेशन हमने कर लिया। चल 25% लोड ले लिया, स्टैटिक व्हील लोड। चल अगला पॉइंट मेंशन करता हूँ इसी लोड में, स्टैटिक व्हील लोड। स्टैटिक व्हील लोड, स्टैटिक व्हील लोड, ये क्या कह रहा है? इट इज द मैक्सिमम रिएक्शन, इट इज द मैक्सिमम रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिल जाएगा आपको। इट इज द मैक्सिमम रिएक्शन exerted by the wheel on the rail when, एक मिनट वेट, दूसरे मार्कर से लिखता हूँ। चल आगे बात करता हूँ। ऑन द रेल कॉमा when the crab is nearer to girder, comma, this maximum static wheel load, this maximum static wheel load is shared by two wheel इक्वली। अब ये कहानी क्या है, थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से समझता हूँ। स्टैटिक व्हील लोड, इट इज द मैक्सिमम रिएक्शन एक्सर्टेड बाय व्हील ऑन द रेल। यहाँ पे मैं थोड़ा फिर फर्दर लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए। ऑन द रेल व्हेन द, यहाँ पे 2 बार लिख गया है, इसको रफ करते हैं। व्हेन द क्रैब इज नियरर टू गर्डर, दिस मैक्सिमम स्टैटिक लोड इज शेयर्ड बाय टू इक्वली। अब ये क्या मतलब है, इसको समझते हैं। देखो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये है आपका अरेंजमेंट, कुछ इस तरीके से आपका अरेंजमेंट है। चलो यहाँ पे आपने क्या लगा दिया, इसका मतलब यह है कि बोल रहा है कि ये जो क्रेन है ना, ये जो हुक आपने लगा रखा है ये नियरर होना चाहिए। चलो उसके बाद में ये है आपके पास क्रैब, ये आपके पास है क्रैब, ठीक। चलो ये है क्रैब आपकी, और ये कह रहा है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, ये है दिस इज कॉल्ड रेल है, और इसके ऊपर आपने ये रेल सेक्शन आपने दिखा दिया। ये है दिस इज द रेल, ठीक है। इस तरीके से आपने सारी चीज़ें यहाँ पे इस तरीके से आप इसको बना दीजिए, ठीक। तो ये कह रहा है दिस मैक्सिमम रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द व्हील, ये है आपकी व्हील ऑन द रेल, इसको बोलते हैं क्या, दिस इज कॉल्ड
रेल, बाय द रेल ऑन द, दिस इज द रेल, व्हेन द क्रैब इज नियरर टू गर्डर। देखो ये क्रैब आपको दिखाई पड़ रही है, इसका नाम दे देता हूँ क्रैब, ये नियरर है किसके, गर्डर के। दिस मैक्सिमम स्टैटिक व्हील लोड इज शेयर्ड बाय द टू व्हील लोड्स इक्वली। यहाँ पे टू व्हील लगाई जाती हैं क्योंकि देखो होता क्या है, जैसे आपने देखा होगा, ये गाड़ी समझ लो, यही एक ट्रॉली है, देखिए ये आपकी क्रैब मैं समझा रहा हूँ, ये क्रैब है, एक पहिया यहाँ पर लगा होगा, ठीक है, एक यहाँ पे लगा होगा, एक पहिया यहाँ लगा होगा, तो यहाँ पे आपस में क्या है, इक्वली शेयर किया जाता है, ये मतलब इसका होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का मतलब ये है कि यहाँ पे दो पहिए लगे होते हैं, एक पे काम नहीं करता, इसके पीछे एक और होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं टू। तो ये पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करना जरूरी था। अब हम लोग बात करने वाले हैं, नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे एक और लोड कैलकुलेशन है, उसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं। दूसरा ये है फटीग इफेक्ट, क्या कंसिडर करते हो, फटीग का इफेक्ट यहाँ पे आएगा, यस फटीग इफेक्ट आता है जब हैवी लोड रहता है तब आता है, तो फटीग इफेक्ट के बारे में थोड़ा मेंशन कर देता हूँ। अब ये फटीग होता क्या है, सोम में आपने पढ़ रखा होगा, फटीग होता क्या है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे बार बार लोडिंग करते हैं तो उसे बोलते हैं फटीग लोड। एक ही लोड को अगर आप बार बार वहीं पे दोहराओगे तो उसे बोलते हैं फटीग। कैसे फटीग आता है देखना, इसको ऐसे ऐसे अगर हम बहुत बार करें तो इसको फटीग की वजह से टूट जाता है, तो ये फटीग कहलाता है। तो बार बार अगर किसी चीज़ को हम तोड़ते मरोड़ते हैं तो यहाँ पे टेंशन कंप्रेशन आएगा, तो फटीग के कारण ये फेल कर जाएगा, तो इसे बोलते हैं फटीग इफेक्ट। तो जो चीज़ बार बार होती है उसे बोलते हैं फटीग इफेक्ट। तो गैंट्री गर्डर कैरिंग मूवमेंट, गैंट्री गर्डर कैरिंग मूवमेंट, कैरिंग मूविंग लोड, कैरिंग मूविंग लोड्स, मूविंग लोड की वजह से ऐसा हो सकता है, दैट काज इट्स फटीग, दैट काज इट्स फटीग इफेक्ट। अब क्या है देखो, कैरिंग मूविंग लोड होता है, इसकी वजह से फटीग आ सकता है, क्योंकि एक ही रेल सेक्शन पे जब यही असेंबली दिन रात मूव करेगी, 24 घंटे काम चल रहा है, कहीं 12 घंटे काम चल रहा है, और ये काम रोज होता है, जब ये काम रोज होता है तो उस पर फटीग आने के चांस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा जब ट्रेन जो है किसी रेलवे सेक्शन से गुजरती है, रेल से गुजरती है, तो उस पर भी फटीग आता है। तो जो चीज़ बार बार होती है उसे बोलते हैं फटीग। द फटीग इफेक्ट ऑफ, यहाँ पे एक पॉइंट और मेंशन करता हूँ, फटीग सोम का है, याद रखिएगा, फटीग इफेक्ट फॉर लाइट एंड मीडियम ड्यूटी, लाइट एंड मीडियम ड्यूटी। मीडियम ड्यूटी समझते हो, मीडियम ड्यूटी का मतलब है कि पूरा दिन काम ना करना। फटीग इफेक्ट फॉर लाइट, लाइट का मतलब हल्का वेट होना चाहिए। मीडियम ड्यूटी का मतलब है दिन भर में आपकी 5-6 घंटे क्रेन चल रही है, और कहीं कहीं हाई ड्यूटी का मतलब हो जाएगा 20 घंटे क्रेन चल रही है, 18 घंटे चल रही है, तो दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम ड्यूटी, सॉरी वो हो जाएगी आपकी, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम ड्यूटी। तो इस पॉइंट को आपको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। तो दिस इज फॉर मीडियम ड्यूटी, क्रेन नीड नॉट बी चेक्ड, क्रेन नीड नॉट टू बी चेक्ड, नीड नॉट टू बी चेक्ड। तो ध्यान है, फटीग का इफेक्ट हम लोग अपने लोड के कैलकुलेशन में तभी लेंगे जब ये बहुत हैवी ड्यूटी हो और आपका वेट थोड़ा हैवी हो। अगर लाइट और मीडियम ड्यूटी का काम चल रहा है तो उस पर कोई दिक्कत नहीं है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है। तो इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं मैक्सिमम परमिसिबल डिफ्लेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगली हेडिंग बना दो, मैक्सिमम परमिसिबल। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी है, क्योंकि देखिए डिफ्लेक्शन क्या है, कोडल प्रोविजन रहते हैं, तो इनको रिमेंबर करना जरूरी है। पहला है, ए आता है, ये कह रहा है फॉर हैंड ऑपरेटेड, ध्यान दीजिएगा बड़ा आसान है, याद करा दूंगा, फॉर हैंड ऑपरेटेड, पहले आप हैंड से ऑपरेट कर रहे हो, फॉर हैंड ऑपरेटेड क्रेन मैक्सिमम परमिसिबल डिफ्लेक्शन, maximum permissible deflection in the gantry girder, is equal to, this is the span upon 500 से ज़्यादा
नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कह रहा है दिस इज नॉट ग्रेटर देन 500 अपान स्पैन अपान 500, तो इससे ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। तो इतना परमिसिबल है कि भाई इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बी ऑप्शन है फॉर, अभी सारा लिख देता हूँ, उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। फॉर इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड, फॉर इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड, फॉर इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड क्रेन अप टू 50 टन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये लोड 50 टन तक रहता है, टन्स तक रहता है, 50 टन्स तक कैपेसिटी कॉमा मैक्सिमम परमिसिबल डिफ्लेक्शन इन गैंट्री गर्डर, मैक्सिमम परमिसिबल का मतलब होता है वर्किंग, हमेशा लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी पे बात करते हैं। मैक्सिमम परमिसिबल मैक्सिमम परमिसिबल डिफ्लेक्शन इन गैंट्री गर्डर, ये लिया जाता है स्पैन अपान 750। तो याद करना कोई दिक्कत नहीं, अभी सबका रीजन बता दूंगा तो आप यहाँ पे याद कर लीजिएगा। सी कह रहा है फॉर मोर देन 50 टन्स, फॉर मोर देन 50 टन्स, अगर लोड आपका 50 टन से ज़्यादा हो गया है, ठीक है, 50 टन, क्योंकि देखिए क्या होता है, अब ये 50 टन पास मतलब 500 कुंटल की बात कर रहे हैं। मतलब आपने देखा होगा हैवी ट्रक को उठाना जो बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड होता है, या बड़े बड़े कंटेनर को उठाना, तो ये सब 500 टन के आसपास ही आता है। 50 टन आपने देखा होगा, धर्म कांटा वगैरह देखा होगा, क्षमता 50 टन 80 टन, तो वो उस तरीके से हम लोग वहाँ पे डील करते हैं। तो दिस इज़ द 50 टन से अगर ऊपर निकल जाता है कैपेसिटी कॉमा मैक्सिमम परमिसिबल डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम परमिसिबल डिफ्लेक्शन इन गैंट्री गर्डर इज इक्वल टू स्पैन अपान 1000। एक और लिखा देता हूँ डी पार्ट में, वो भी पूछ सकता है, डी पार्ट में है दिस इज डिफ्लेक्शन ऑफ बीम other moving loads such as चार्जिंग कार, मतलब आपने एक कार को चेक कर दिया है, जो भी आप बना रहे हो चार्जिंग कार्स, मतलब अभी आप डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से कांटेक्ट में हो, अब आप चार्जिंग कार का यूज कर रहे हो, तो ये चार्जिंग कार्स होते हैं, मतलब बैटरी के सिस्टम से या किसी और असेंबली के चार्जिंग का यूज आप करते हो, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत नहीं रहती है। तो देन यहाँ पे चार्जिंग कार्स कॉमा द डिफ्लेक्शन इज द मैक्सिमम परमिसिबल डिफ्लेक्शन, इसको कितना लेना है, दैट इज इन गैंट्री गर्डर, मैक्सिमम परमिसिबल डिफ्लेक्शन इन गैंट्री गर्डर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ गैंट्री गर्डर, चलो लिख देता हूँ गैंट्री गर्डर, इसका आएगा स्पैन अपान 600। तो ये सारा हो जाता है। चलो स्पैन आप कल को आपको एग्जाम में ऑप्शन में ये भी मिल सकता है, जहाँ पे स्पैन मैंने लिखा है, इसको कैपिटल एल भी दे देगा, आपको स्मॉल एल दे देगा, कुछ भी दे सकता है। तो एल अपान 500, एल अपान 750, एल अपान 1000, एल अपान 600। अब देखिए कैसे समझना है इसको, आप बताओ कि एक तो मैनुअली काम कर रहे हैं और दूसरा हम लोग कर रहे हैं इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड काम कर रहे हैं, ठीक। आप बताओ मूवमेंट किस में ज़्यादा होगा, मूवमेंट जिसमें ज़्यादा होगा उसमें डिफ्लेक्शन क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। जैसे आपका अगर मैनुअली ऑपरेट करेगा तो डिफ्लेक्शन थोड़ा कम आएगा, लेकिन वही चीज़ अगर आप इलेक्ट्रिकली ऑपरेट कर दोगे, लोड भी बढ़ा दोगे, तो उसकी वजह से आपका क्या होगा कि डिफ्लेक्शन क्या आएगा, ज़्यादा। इसलिए आप देखो कि अगर मैनुअली ऑपरेटेड है तो उसकी वैल्यू स्पैन अपान 500, आप बताना इसमें से कौन सी वैल्यू ज़्यादा होती है, 1 अपान 500, 1 अपान 750, 1 अपान 1000, 1 अपान 600। 1 अपान 500 की वैल्यू जो है ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू 1 अपान 750 एज कम्पेयर टू 1 अपान 1000। अब ये परमिसिबल डिफ्लेक्शन है, मतलब हम लोग इसमें अलाउ कर सकते हैं।
स्पैन अपान 500 का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन निकल के आया, जो आप कैलकुलेट करोगे फार्मूले की मदद से, जो आप जनरली फार्मूला लगाते हो, सपोज दैट कि आपका पॉइंट लोड है, तो मान लेते हैं WL³ अपान 48 AI, ये है डेल्टा कैलकुलेटेड। ये डेल्टा कैलकुलेटेड इस परमिसिबल से क्या होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी जाकर के आपका स्ट्रक्चर क्या हो पाएगा, सेफ हो पाएगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं डेल्टा कैलकुलेटेड इज लेस देन डेल्टा परमिसिबल। तो यही मतलब होता है। इसका मतलब है कि जब आपका लोड कम हो और मैनुअली ऑपरेटेड हो तो आप डिफ्लेक्शन ज़्यादा अलाउ कर सकते हो, कोई दिक्कत उसमें नहीं रहेगी। लेकिन वही चीज़ अगर आप इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड कोई क्रेन आपके पास है, जो क्रेन चलती है, उसमें अगर आपका वेट 50 टन के आसपास है तो आप देखोगे उसका परमिसिबल डिफ्लेक्शन अब आप अलाउ करोगे, वो कम करोगे। क्यों? क्योंकि अब आपका लोड बढ़ चुका है, इलेक्ट्रिकली ऑपरेट कर रहे हो। तो यही चीज़ आपको स्पैन अपान 750, तो इसका मतलब है पहले सपोज दैट आपने मान लेते हैं कि ये स्पैन अपान 500 की वैल्यू सपोज दैट 20 mm आई थी समझने के लिए। अब ये डिफ्लेक्शन आप इतना नहीं अलाउ करोगे, अब ये 15 mm अलाउ करोगे, तो इसीलिए इसको अपान में डिवाइड किए ज़्यादा से। नेक्स्ट है आपका, अब आपने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड तो है लेकिन लोड 50 टन से आपने ज़्यादा कर दिया। जब लोड हो जाएगा तो जाहिर सी बात है भाई, इन सब मेंबर में डिफ्लेक्शन आना शुरू हो जाता है। तो डिफ्लेक्शन आएगा तो उसके लिए आपको परमिसिबल और कम करना पड़ेगा, तो स्पैन अपान क्या कर दोगे, 1000 कर दोगे। तो ये डिपेंड करता है लोड पे, ठीक है। चल आगे बात करते हैं। फिर कह रहा है अदर मूविंग लोड सच एज चार्जिंग कार्स वगैरह अगर आपका है तो ये स्पैन अपान 600। चार्जिंग कार की वजह से इतना ज़्यादा लोड नहीं आता है, सेम इफेक्ट आता है लगभग स्पैन अपान 500 जो भी आपका मैनुअली ऑपरेटेड होता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको चीज़ों को डील करते हैं। तो ये था आपका इससे रिलेटेड। अब एक पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ जो कि आपको मतलब नोट करके लिख देता हूँ। क्या है, फॉर डिफ्लेक्शन कैलकुलेशन, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम आर ऑलवेज deflection of beam are always, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, are always checked as service load only। मतलब कि यहाँ पे पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, PFOS का मतलब है पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जिसकी वैल्यू हम लोग लेते हैं 1। तो इसको कैलकुलेशन में करते समय 1 इंटू डेड लोड प्लस लाइव लोड करते हैं ज़्यादातर। तो ये मतलब इसका हो जाता है डेड लोड प्लस लाइव लोड। तो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसमें कितना लेते हैं, 1 लेते हैं। इसका मतलब है कि ये जो लोड आपने कैलकुलेट किया, W मान लेते हैं, ये जो W लोड आया आपका, जब यहाँ पुट करोगे तो कोई भी फैक्टर आप सेफ्टी नहीं लगाओगे, ऐसा कर दो कि 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें ना। आपको डिफ्लेक्शन हमेशा वर्किंग स्ट्रेस से निकालना होता है, सर्विस पे हम लोग निकालते हैं, वर्किंग लोड पे निकालते हैं। और आपका डिफ्लेक्शन इसीलिए हर जगह पे जो टर्म यूज होता है वो परमिसिबल या अलाउबल यूज होता है, क्योंकि हम लोग वर्किंग पे काम करते हैं, लोड को डिफ्लेक्शन निकालते हैं, इसलिए हमेशा इसका नाम दिया जाता है परमिसिबल। इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो आपका टॉपिक था इससे रिलेटेड, लगभग मैंने यहाँ पे चीज़ों को आपका कंप्लीट कर दिया है। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे जो कि आपके इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। कुछ न्यूमेरिकल आपके रहेंगे जिसको हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, अब उनको हम लोग एक एक करके डील करेंगे। पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस ये है कि हम लोग यहाँ पे डील करेंगे आपका कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर मैं चीज़ों को आगे डील करता हूँ, ठीक है। आज क्वेश्चन भी कर लेंगे इसी से टॉपिक से रिलेटेड, ताकि हमारा काम यहीं पे खत्म हो जाए। कुछ 9-10 क्वेश्चन है जिनको डील करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के साइड। अब हम लोग डील करेंगे क्वेश्चंस। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, अब आपने कॉपी कर लिया होगा लगभग। आगे बढ़े, चल अब इसी से रिलेटेड सब क्वेश्चन करते हैं। जो भी पढ़ा उसको थोड़ा सा ऑपरेट करके देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व किया जाता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस के बारे में। जो भी टॉपिक अब पढ़ेंगे, क्योंकि अब छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो इनमें क्या है कि जितना कोशिश करो कि टॉपिक के साथ में ही कोशिश कर रहे हैं, क्वेश्चन भी करा देंगे तो आपको क्लैरिटी थोड़ा ज़्यादा रहेगी। तब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, एक एक करके डील करेंगे।
8-9 क्वेश्चन है, 3-3 करके डील कर लेंगे तो आपका काम खत्म हो जाएगा। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्वेश्चंस के बारे में। अभी देखोगे कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे, जो भी पढ़ाया गया है उसी से रिलेटेड है, तो फिर आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे, जितना पूछा जाता है मैक्सिमम मैंने करा दिया है। अब इससे बाहर क्वेश्चन आता है तो सब स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगा, आपको नहीं, ऑल इंडिया लेवल जो भी तैयारी कर रहा है, क्योंकि मैंने मैक्सिमम पॉइंट खुद ही मेंशन कर दिया। अगर आप नहीं कर पाओगे तो फिर कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि चीज़ें जितना पढ़ा जाता है उतना मैंने यहाँ पे डील कर दिया, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन बाहर आना भी नहीं चाहिए। अगर आता है तो सबका फिर गलत होगा, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी आप मेहनत करते जाइए। स्टील में आपको कहीं से फालतू में ये नहीं कि प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने खुद ही क्लास में डिस्कस कर दिए हैं। कोशिश करना इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करना, और आपको एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन मैक्सिमम चांस है कि बाहर नहीं जाना चाहिए, आपको यहीं से क्वेश्चन मिल जाएगा। चल क्वेश्चन डील करते हैं, आगे बढ़ें। चल आगे बढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन लिखते हैं। पहले 3 क्वेश्चन एक साथ लिख देंगे, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन कह रहा है, दिस क्वेश्चन, ये आपका IES में 2001 क्वेश्चन नंबर 1, IES 2001, और आपका पूछा गया है 2013। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लोड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग loads are to be considered, अभी आप पढ़ चुके हो, अभी खुद ही आंसर लगाओगे। अभी considered in designing of, ठीक है, in designing of a gantry girder, ठीक है, in an industrial building, ठीक है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। पहला है, अब ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। इसके अलावा ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि आपका पूछा गया है, इसके अलावा एक जगह और पूछा गया है ये, हाँ, यह आपका SSC JEE में भी पूछा गया है, SSC JEE 2017। तो देख सकते हो ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। एक बार इसको समझ लो और आप खुद ही आंसर निकालोगे। अभी तो हम आपके साथ करते आ रहे हैं, इसको पढ़ा भी था। पहला ऑप्शन है, पहला है ग्रेविटी लोड्स, इसीलिए कहते हैं क्लास में अच्छे से फोकस करो, सारे आंसर खुद ही निकालोगे। दूसरा है लैटरल लोड्स, तीसरा है लॉन्गिट्यूडनल लोड्स, और चौथा है विंड लोड्स, ठीक है। चल सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, select the correct answer using the codes given below. A ऑप्शन है 1 and 2, बी ऑप्शन है 1, 2 and 3, सी ऑप्शन है 1 and 3 और डी है, ठीक है, इसको एंड करके यहाँ पे लिखते हैं, and 3 और डी है 2, 3 and 4। अब तो आप आंसर तो खुद ही बता सकते हो, आप तो मेरी क्लास अभी कर चुके हो, अब खुद ही आपको आंसर पता चल गया है, तो आप अपने हिसाब से टिक कर लीजिए कि कौन सा आंसर होगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ये IES
2006 में पूछा गया, 2006 में क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन is the most efficient for a simply supported gantry girder, ठीक है, इसके बारे में वो पूछा है। पहला ऑप्शन है ए क्या कह रहा है, आई सेक्शन विथ इक्वल फ्लेंज, आई सेक्शन विथ, मतलब जो भी चीज़ अभी आपने डायग्राम में कुछ देर पहले देखी थी सारी चीज़ें वही होने वाली हैं। तो आई सेक्शन विथ इक्वल फ्लेंजेस, ठीक। बी ऑप्शन है आई सेक्शन विथ channel attached to the top of flange, to the top flange। अब ये सब डायग्राम के फॉर्म में आपको नहीं बताया, सारी कहानी थ्योरेटिकल फॉर्म में बताई है और आपको खुद ही समझना पड़ेगा कि इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आई सेक्शन, सी ऑप्शन कह रहा है आई सेक्शन विथ अ वाइड बॉटम फ्लेंज, और डी ऑप्शन है आई सेक्शन विथ a heavy plate connected to the bottom flange। चल एक और क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 3, और जो कि आपका ये पूछा गया है आईएएस में 2017 के आसपास पूछा गया है, ठीक है। चल, गैंट्री गर्डर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, लोग बहुत कंफ्यूज हुए थे। गैंट्री गर्डर कैन बी डिजाइन, पहला ऑप्शन एज लेटरली सपोर्टेड बीम, पहला laterally supported as designed as laterally supported beam। दूसरा ऑप्शन है दो as laterally unsupported beam, ठीक है। और तीसरा है by using channel section, ठीक है। चल, select the correct answer, ये सब बेहतरीन क्वेश्चन है ईएस के। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, ठीक है। पहला ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया 1, 2 एंड 3। बी ऑप्शन आपके सामने है 1 and 2 only,
ठीक है, सी है 2 and 3, डी है 1 and 3। चल, सारे क्वेश्चन मैंने लिख दिए, अब एक एक करके इसको डील करते हैं, पूरी कहानी देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखो, 3 बार पूछा गया, आईएएस 2001, 2013 और एसएससी जेईई ने रिपीट कर लिया। मतलब ऐसा इसमें से जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, हो सकता है आने वाली परीक्षाओं में आपको ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट हो जाएगा, इसलिए इसको आपको पढ़ के रखना है। ठीक है, पहले से कर रखे होगे, कुछ नहीं, एग्जाम में जाना है, टिक करके निकल आना है। अब देखते क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लोड्स आर टू बी कंसिडर्ड इन द डिजाइनिंग ऑफ गैंट्री गर्डर। आपको भी पता है ग्रेविटी लोड आता है ड्यू टू ट्रस का वेट, ड्यू टू ट्रॉली या क्रैब वेट, उसके कारण जो आता है ग्रेविटी लोड आता है। लेटरल लोड क्यों आता है, जब आपका मूवमेंट होता है, ट्रस का मूवमेंट होता है, क्रैब का मूवमेंट होता है, सॉरी ट्रस नहीं, जो क्रैब या ट्रॉली होती है उसका जब मूवमेंट होता है तो लेटरल लोड आता है। लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट अब आता है जब आपका लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ऐसे आपका पूरा ट्रस असेंबली आगे जाएगी, पीछे जाएगी, ऐसे आएगी, आगे जाएगी, तो इसकी वजह से आपका लॉन्गिट्यूडनल लोड्स आता है। अब ये विंड लोड तो नहीं होता है, क्योंकि विंड लोड का इम्पैक्ट आता ही नहीं है ज़्यादा, इसलिए विंड का कोई रोल यहाँ रहता नहीं है, इसलिए विंड को हम लोग डिज़ाइन में कंसीडर नहीं करते हैं। तो ये ऑप्शन हटा दीजिए। तो फोर्थ ऑप्शन अगर हटाओगे तो कौन कौन सा आंसर सही हो सकता है, 1, 2 एंड 3, तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है, बस समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि आईएएस 2006 में पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इज द मोस्ट इफिशिएंट फॉर अ सिंपली सपोर्टेड गैंट्री गर्डर। कौन सा ऐसा सेक्शन है जो सबसे मोस्ट इफिशिएंट हो सकता है। देखिए, मोस्ट इफिशिएंट का मतलब ये होता है कि उसका आउटपुट कितना अच्छा आ रहा है और इकोनॉमिकली भी सही होना चाहिए। तो ये बात कर रहा है विच आर द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द मोस्ट इफिशिएंट फॉर सिंपली सपोर्टेड गैंट्री गर्डर, आई सेक्शन विथ इक्वल फ्लेंज, मतलब हम लोग क्या आई सेक्शन यूज करते हैं, आई सेक्शन विथ चैनल अटैच टू द टॉप ऑफ फ्लेंज। तो हमने ये देखा था कि आपको भी बताया था कुछ देर पहले, सारी कहानी मैं बता चुका हूँ, फिर भी डायग्राम से थोड़ा आपको एक बार और बता देता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी आ ही जाए उसके बारे में। ठीक है, ये था आपका क्रॉस सेक्शन और ये फ्रंट व्यू में आप देख रहे थे। तो मैंने क्या किया था कि यहाँ पे आपको एक आई सेक्शन दिया था, ठीक है, इसको गैंट्री बोलते हैं, गैंट्री गर्डर बोलते हैं, ये गैंट्री गर्डर था। और यहाँ पे आपने देखा था क्या कि इसको आपने इससे अटैच कर दिया था और ऊपर से आकर के आपने क्या लगा दिया था, एक चैनल सेक्शन आपने लगा दिया था। ठीक है, दिस इज कॉल्ड चैनल सेक्शन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड चैनल सेक्शन। इससे क्या हुआ था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस बढ़ गया था, जिससे लैटरल बकलिंग इसकी नहीं होगी, इधर उधर डायरेक्शन में ये नहीं जाएगा। ओके, इसको भी थोड़ा सा ऊपर बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे अटैच करा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, कुछ इस तरीके से रहता है। इसके ऊपर एक और सेक्शन रखना पड़ता है जिस पर रेल मूवमेंट करती है। तो अब देखो इसमें क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है आई सेक्शन विथ इक्वल फ्लेंज। क्या आई सेक्शन इक्वल फ्लेंज यहाँ पे लगाते हैं? नहीं, उसके ऊपर कुछ लगाना पड़ेगा तभी तो स्टेबिलिटी आएगी। आई सेक्शन विथ चैनल अटैच टू द टॉप ऑफ फ्लेंज, यस, टॉप पे लगाने से स्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है, क्योंकि टॉप पे ही ज़्यादा लोड आ रहा है ना, बॉटम पे उतना नहीं दिक्कत, बॉटम पे सपोर्ट मिल जा रहा है इधर से, टॉप पे कोई सपोर्ट नहीं है। ठीक है, इस वजह से लगाना पड़ता है। फिर क्या कह रहा है, आई सेक्शन विथ वाइड बॉटम फ्लेंज। अगर मैं इसकी फ्लेंज को बढ़ा दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? बहुत ज़्यादा विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, चीज़ें बदलेंगी लेकिन उतना फायदा नहीं मिल पाएगा जितना ऊपर चैनल सेक्शन से मिल रहा है। नेक्स्ट कह रहा है द आई सेक्शन विथ अ हैवी प्लेट लोड, प्लेट कनेक्टेड टू द बॉटम फ्लेंज। मतलब यहाँ पे हम एक कोई बहुत बड़ी प्लेट लगा देंगे आकर के, ऐसा कर दें तो क्या कोई फर्क पड़ जाएगा? देखिए, सबसे ज़्यादा हमें दिक्कत आ रही है ऊपर से, क्योंकि ऊपर आप क्या लगाते हैं, ऊपर एक और आई सेक्शन जाता है, ऊपर ऐसे करके एक और आई सेक्शन जाता है और यहाँ पे रेल अटैच होती है। ठीक है, तो दिक्कत सबसे ज़्यादा यहाँ पे, क्योंकि यहीं पे ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि सबसे ऊपर वाले को आई सेक्शन को चैनल सेक्शन के साथ जोड़ते। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि 2017 में पूछा गया है, गैंट्री गर्डर कैन बी डिजाइन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गैंट्री गर्डर कैन बी डिजाइन एज अ लेटरली सपोर्टेड बीम, एज अ लेटरली अनसपोर्टेड बीम बाय यूजिंग चैनल सेक्शन। अब इस क्वेश्चन का कई बुकों ने तो गलत आंसर दिया है, लेकिन इसका सही आंसर जो आपका होगा वो मैं बताता हूँ। देखो, लेटरली सपोर्टेड कैसे समझना, देखो जब आपने इसको यहाँ पे रोक दिया ना, या यहाँ पे किसी और माध्यम से यहाँ पे आकर के आप जोड़ देते हो, रोक देते हो इसको,
तो इसको बोलते हैं लैटरली सपोर्टेड। मतलब लैटरली सपोर्टेड का मतलब ये कि जैसे इसका मूवमेंट होगा ट्रस वगैरह का, तो आप इसको रोक पा रहे हो इधर उधर मूवमेंट करने से। जो ये आई सेक्शन आपको दिखाई पड़ रहा है, इसका मूवमेंट इधर ना हो इधर ना हो, इसको बोलते हैं लैटरली सपोर्टेड। दूसरी बात, जब रेल लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में इधर उधर मूवमेंट करती है तो उसे बोलते हैं लैटरली अनसपोर्टेड। तो दोनों मूवमेंट यहाँ पे हो सकते हैं। तो देखो क्रैब जब मूवमेंट कर रही है तो वो लैटरली अनसपोर्टेड है, इधर भी क्रैब जा रही है इधर भी जा रही है। उसके अलावा आप देखो, जब रेल सेक्शन आपने यहाँ पे कनेक्ट कराया तब आपने इसको मूवमेंट करने नहीं दिया, तो इसमें लैटरली सपोर्टेड और लैटरली अनसपोर्टेड दोनों बीम को आप डिजाइन कर सकते हो। तो ये जो गैंट्री गर्डर आपको दिखाई पड़ रहा है, दिस इज कॉल्ड गैंट्री गर्डर। इस गैंट्री गर्डर को आप लैटरली सपोर्टेड भी डिजाइन करोगे और लैटरली अनसपोर्टेड भी डिजाइन करोगे, तो इसकी कहानी कुछ अलग रहती है। और एक खास बात यहाँ पे है, ये तो क्लियर हो गया कि लैटरली सपोर्टेड और लैटरली अनसपोर्टेड को तो डिजाइन ही करना है। तो 1 2 तो आंसर करेक्ट है, 1 और 2 मिल गया। अब 1 2 तो मिल गया, आप 3 भी ऑप्शन देखते हैं। बाय यूजिंग चैनल सेक्शन, देखिए चैनल सेक्शन आपको डिजाइनिंग में यूज नहीं करना है, क्योंकि ये सिर्फ आपको लेटरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। मतलब सिर्फ इसलिए लगाते हैं ताकि इसकी लेटरल बकलिंग ना हो, बेंडिंग ना हो, बकलिंग ना हो, इसलिए हम लोग इसको लगाते हैं। लेकिन डिज़ाइन में सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है, डिज़ाइन में आपको ये आई सेक्शन ही लिया जाता है, और जो कि उसकी बाउंड्री कंडीशन पे डिपेंड करता है कि ये लेटरली सपोर्टेड है कि अनसपोर्टेड है। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे चैनल सेक्शन कोई ज़रूरी नहीं, चैनल सेक्शन के अलावा कुछ और भी यूज कर सकते हो, कुछ भी और टेक्नोलॉजी भी हो सकती है। तो वो आपका 100% सही नहीं कि चैनल सेक्शन ही जरूरी है, कुछ और भी यूज कर सकते हो। 100% ये नहीं कह सकते कि चैनल सेक्शन की डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गैंट्री गर्डर की जो डिज़ाइनिंग होती है वो आई सेक्शन विथ लेटरली या तो अनसपोर्टेड बीम या आपका लेटरली सपोर्टेड बीम की तरह डिज़ाइन करोगे। तो चैनल सेक्शन यहाँ पे ध्यान रखना, ये आपका यूजिंग चैनल सेक्शन नहीं लिया जाता। आपके ऊपर मैंडेटरी है नहीं है, आप चाहो तो लो, आप चाहो तो ना लो, इसलिए ध्यान रखिएगा कि इसको कंसीडर नहीं करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 2। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ये तो 3 क्वेश्चन डील कर लिए, अब अगले 3 क्वेश्चन डील करते हैं। पहले आप इसको कॉपी कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चल, आई होप आपने लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। तीन क्वेश्चन और करते हैं ताकि हमारी क्लियरिटी और बढ़ जाए। चैनल सेक्शन को आप ये नहीं कह सकते मैंडेटरी है कि भाई लगाना जरूरी है, लगाओ या ना लगाओ, लेकिन उसको डिज़ाइन में कंसीडर करना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना है, बस ये जरूरी है कि लैटरली सपोर्टेड कर रहे हैं या अनसपोर्टेड कर रहे हैं, ये जरूरी है। इसके बिना आपकी डिज़ाइनिंग कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि लोड आपका जो है ना लॉन्गिट्यूडनल भी आता है और आपका लैटरल भी आता है, इसलिए आपको यहाँ पे सपोर्टेड और अनसपोर्टेड दोनों कंडीशन का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कहानी आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाती है। अब आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन डील करेंगे अपने, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ईएस के भी क्वेश्चंस हैं, और आपके एसएससी जेई का तो मैंने एसएससी जेई ने इसको टच करना शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि एसएससी जेई आने वाले दिनों में ईएस के क्वेश्चन टच जरूर करेगा, इसलिए ईएस के क्वेश्चन तो हम लोग पहले से ही क्या कर रखते हैं, कर लेते हैं उसको। चल आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3 क्वेश्चन तो डील कर लिए, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी ईएस में आया है। और क्वेश्चन नंबर 4, ईएस दिस इज आस्किंग इन 1996 और रिपीट हो गया 2006 में। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है, डील करते हैं। द गिवन फिगर शोज a typical section of crane girder full stop. Consider the following statement. Following statements in this regard. Okay, चल। द फंक्शन ऑफ टॉप चैनल इज, क्वेश्चन ये है
द फंक्शन ऑफ टॉप चैनल इज, क्या इसका फंक्शन है भाई, इज 2। पहला ऑप्शन है इंक्रीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वर्टिकल एक्सेस, इंक्रीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वर्टिकल एक्सेस, अबाउट वर्टिकल एक्सेस, अबाउट वर्टिकल एक्सेस। सेकेंड पॉइंट ये बोला है, मैं इधर ही लिख देता हूं ताकि स्पेसिंग बचाएगा थोड़ा सा। सेकेंड पॉइंट है reduce movement of inertia about reduce movement of inertia about horizontal axis। reduce तो नहीं होना चाहिए वैसे तो, चलो देखते हैं क्या होता है। तीसरा increase torsional stiffness, increase torsional stiffness। फोर्थ है इंक्रीज लैटरल बकलिंग स्ट्रेंथ, इंक्रीज लैटरल बकलिंग स्ट्रेंथ। ये कहानी आपको बता दी। चल उसके बाद में विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन कौन से स्टेटमेंट हैं जो आपके करेक्ट हो जाएंगे। पहला है A 1 and 4, B है, ये कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अभी समझ जाओगे, 2 and 3, C है 1, 2 and 4, D है 1, 3 and 4। ये कहानी आपको बता रखी है, ठीक। चल अब फिगर इसका दे देता हूँ। फिगर इसने दिया है आपको, ये है आपके पास आई सेक्शन, और आई सेक्शन आपका ये है आई सेक्शन, और इसको आपने जोड़ दिया है किसी चैनल के माध्यम से, ये है चैनल सेक्शन आपका। ऐसे एग्जाम में फिगर दिखाया गया, ज़्यादा अच्छे से नहीं बनाया उसने, बस इतना ही बता दिया था, ठीक। चल क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे आ जाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन था, टोटल 8 ही क्वेश्चन है हमारे पास, तो हम डील कर लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, फॉर इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड क्रेन अप टू का मतलब समझ लेना आप, इससे ज़्यादा नहीं है, 50 टन। अब देखो यही कहानी आपको एग्जाम में ध्यान रखनी है, अप टू का मतलब बस 50 टन तक लिमिटेड, इससे ऊपर नहीं जा सकते। कैपेसिटी कॉमा मैक्सिमम परमिसिबल डिफ्लेक्शन इन गैंट्री गर्डर। पहला ए ऑप्शन, दिस इज द स्पैन अपॉन 500। बी ऑप्शन स्पैन अपॉन 750। सी ऑप्शन, ये सारे ऑप्शन वही हैं जो अभी डील किया था हमने। और अगला ऑप्शन है स्पैन अपॉन 1000, और डी ऑप्शन है स्पैन अपॉन 600, ठीक है, इस तरीके से। चल ये कहानी आपको बता दी। एक और क्वेश्चन है, ये है आपका पूछा हुआ क्वेश्चन था, ये आपका IES में ये भी पूछा है, IES। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसने ये पूछा है दैट इज रिलेटेड विद द SSC JEE ने पूछ रखा है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन गैंट्री, एक बार लिख देते हैं सारे क्वेश्चन फिर डील करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इन गैंट्री गर्डर कैरी मूविंग लोड
carry moving loads such as charging cars, the deflection should not exceed 'a' L अपान, या स्पैन अपान भी बोल सकते हो या L भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं लिख दूंगा B है L अपान 600, C है L अपान 750 और D है L अपान दिस इज द 1000 where L is the span of gantry girder। चलो ये पूरी कहानी, सारी कहानी को आप देख लीजिए अच्छे से, फिर एक एक क्वेश्चन करके हम लोग यहाँ पे डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। द गिवन फिगर शोज द टिपिकल सेक्शन ऑफ क्रेन गर्डर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन दिस रिगार्ड, द फंक्शन ऑफ टॉप चैनल। ये है आपका टॉप चैनल, ये जो बनाया गया है, और आई सेक्शन के ऊपर यही कहानी मैं दिखा रहा हूँ। ये आई सेक्शन है। इतना टिपिकल डायग्राम एग्जाम में बनाना थोड़ा सा उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है, जगह कम रहती है, तो ज़्यादातर कोशिश करते हैं सिंपल डायग्राम बना दें। ये डायग्राम तो ये वाला है, ये आई सेक्शन है, इसके ऊपर चैनल सेक्शन है, ये ऐसा बनाया गया। मैंने आपको बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर एक निकालोगे आई एक्स एक्स और एक निकालोगे आई वाई वाई, तो यहाँ पे आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई भी बढ़ता है, साथ में आई एक्स एक्स भी बढ़ता है। ऐसा नहीं कि आई एक्स एक्स बढ़ता नहीं, क्योंकि जैसे इसके अबाउट अब आई एक्स एक्स के अबाउट निकालोगे तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी, जो कि आपका ये जोड़ोगे। जब आई एक्स एक्स आप कंबाइंड निकालोगे, कंबाइंड, तो कंबाइंड निकालते समय ध्यान रखो कि आई एक्स एक्स पहले तो आप लिखोगे किसका, आई सेक्शन का लिखोगे, प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका लिखोगे, चैनल सेक्शन का भी जोड़ोगे। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो चैनल सेक्शन का होगा ना, तो चैनल का खुद के अबाउट कुछ ना कुछ होगा, मान लेते हैं कुछ ना कुछ है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया खुद के अबाउट मान लेते हैं चैनल सेक्शन का कुछ भी है, प्लस a इंटू एच बार लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको अब इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, तो इसकी सेंट्रोइडल डिस्टेंस एच बार होगी, इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा चैनल सेक्शन का, आपको यहाँ पे चाहिए, तो इससे क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो आप देख सकते हो आई सेक्शन का कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्लस उसमें क्या ऐड हो जाएगा, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप ऐड हो जाएगा चैनल सेक्शन का। तो जब कुछ ऐड होगा तो चीज़ें बढ़ती हैं, घटती नहीं है। तो अब देखो किसमें क्या बोला है, इंक्रीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस का मतलब यहाँ पे है आई वाई वाई, तो इसका मतलब ये बात सही है एकदम से। तो पहला स्टेटमेंट तो एकदम करेक्ट है, तो इसको हम लोग सही मानते हैं, करेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द रिड्यूस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये कह रहा है कि एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रिड्यूस होगा, गलत है। इसको मैंने बताया कि आई एक्सिस कंबाइंड जब निकालोगे तो आई सेक्शन का आएगा प्लस चैनल सेक्शन का आएगा। अब ये चैनल सेक्शन का जब आप लिखोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो चैनल के साथ में आप उसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी, जिसमें कि एच बार का टर्म आता है, जिससे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा। इसका मतलब है रिड्यूस वाला ऑप्शन तो गया, ये हटाओ। अब दूसरा कहाँ गया वो देख लो। एक तो ये नहीं हो सकता, एक तो ये आंसर नहीं हो सकता। बचा आंसर 1, 3, 4 बचा, और एक बचा 1 और 4। फिर क्या कह रहा है, इंक्रीज टॉर्शनल स्टिफनेस। अब टॉर्शनल स्टिफनेस इसकी कैसे बढ़ेगी उसको देखते हैं। एक्चुअली स्टिफनेस होती क्या है, स्टिफनेस अगर आप फ्लेक्सुरल स्टिफनेस देखोगे तो ये होती है EI बाई एल, और वैसे वो देखोगे तो GJ बाई क्या हो जाएगा, L। ये इसको बोलते हैं टॉर्शनल स्टिफनेस, दिस इज कॉल्ड टॉर्शनल स्टिफनेस। तो जाहिर सी बात है जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बढ़ेगा, क्योंकि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है Z, इसको J लिख दिया मैंने, इसको कुछ नहीं आप IP लिख दीजिए इसको, दिस इज द IP। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, दिस इज द IXX प्लस IYY। जब IYY बढ़ेगा और IXX बढ़ेगा तो आपका IP जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो भी बढ़ेगा। और अगर मैं इसको G से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ से आपका G इंटू IP हो जाता है, डिवाइड बाई लेंथ करते हैं, तो इसको बोलते हैं टॉर्शनल स्टिफनेस बोलते हैं। तो GJ बाई या GIP अपन L बोलो। और ये होती है फ्लेक्सुरल स्टिफनेस, EI को बोलते हैं फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, और इसको बोलते हैं आपका, दिस इज कॉल्ड आपका टॉर्शनल। तो दोनों में अंतर है, तो आप दोनों को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे टॉर्शनल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता है ना तो स्टिफनेस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि EI बाई क्या होता है, L होता है।
स्टिफनेस याद रखेगा, ये स्टिफनेस का फार्मूला EI/L, इसका उल्टा कर दोगे तो फ्लेक्सिबिलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। स्टिफनेस और फ्लेक्सिबिलिटी एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। फिर कह रहा है इंक्रीज लैटरल बकलिंग स्ट्रेंथ, यस इंक्रीज हो जाएगा उसका लैटरल बकलिंग स्ट्रेंथ, क्योंकि अब उसको लैटरली जब इसको लगा देते हैं तो वो लैटरली इधर उधर आसानी से नहीं जा सकता, मतलब उसकी लैटरल बकलिंग नहीं होती है। तो ये गैंट्री गर्डर की आपकी लैटरल बकलिंग नहीं होती है। तो इस हिसाब से देखो कि दूसरा हटा दो तो 1, 3, 4 सही हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। फॉर इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड क्रेन अप टू 50 टन, 50 टन बोल दिया है, ध्यान रखिएगा। मैनुअली ऑपरेटेड नहीं है, तो मैनुअली ऑपरेटेड में मैंने आपको बताया था कि स्पैन अपान 500 होता, तो ये ऑप्शन तो गया। उसके बाद स्पैन अपान 600 किसके लिए बताया था, जो चार्जिंग कार होती है उनके लिए, बचे 2 ऑप्शन। अब ये अप टू दिया, ध्यान दीजिएगा, अगर ये अप टू दिया है तो स्पैन अपान 750 लगाओगे, मोर देन अगर होता तो स्पैन अपान 1000 लगाते। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉम्बे, दिस इज द करेक्ट आंसर इज बॉम्बे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो जितना आप इलेक्ट्रिफिकेशन करते चले जाओगे उससे क्या होता है कि आपका क्या डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए परमिसिबल लिमिट को कम करना पड़ता है। तो इसलिए स्पैन अपान 750, मतलब हम लोग इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड में डिफ्लेक्शन को कम अलाउ करेंगे, हम नहीं चाहते कि ज़्यादा डिफ्लेक्शन आए, इसलिए आप क्या करो, इसको स्पैन अपान ज़्यादा से डिवाइड करोगे तभी जा करके पूरा टर्म क्या आएगा, कम आएगा। चलो, तो इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, स्पैन अपान 750। व्हेन द गैंट्री गर्डर आर कैरिंग मूविंग लोड सच एज चार्जिंग कार्स द डिफ्लेक्शन शुड नॉट एक्सीड, डिफ्लेक्शन नहीं एक्सीड करना चाहिए। अभी तो पढ़ा चार्जिंग कार के केस में, चार्जिंग कार का एकदम अलग रहता है। अभी देखो इसमें कितना आसानी से याद कराने का तरीका, इसका आंसर होता है बी। इसको याद करने का तरीका देखो, ऊपर वाले आंसर बताता हूँ कैसे। यहाँ कितना 250 ऐड कर दो, यहाँ 250 ऐड कर दो और यहाँ फिर से 250 ऐड कर दो। तो जब 250 ऐड किया तो 750 पहुँच गए, 750 में 250 ऐड किया तो 1000 पहुँच गए। तो याद करना आसान है, कितना 250 का इंक्रीमेंट होगा। तो इस तरीके से याद कर सकते हो। चार्जिंग कार्स में थोड़ा सा याद रखो, चार्जिंग कार में 600 होता है, तो इस तरीके से थोड़ा सा आप याद कर सकते हो। आप इसको पहले कॉपी कर लीजिए, फिर मैं 1-2 क्वेश्चन और कराता हूँ, फिर अपनी कहानी को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। चलो, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सारे, जो भी मैंने जहाँ से भी मिल सकता है, जो भी पढ़ा है उसी से रिलेटेड है, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो अलग हुआ आपके लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन और डील करते हैं, फिर अपनी क्लास को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। बस एक टॉपिक मेरा और बचता है, वो है आपका पर्लिन और ब्रेशिंग वगैरह पढ़ना है, जो कि आपका पूछा जाता है, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उसको थोड़ा एक बार हम लोग डील कर लेंगे अगली क्लास में। आज तो इतने मतलब पहले क्वेश्चन डील कर लेते हैं, उसके बाद अगली क्लास में आपको चीज़ें हम लोग डील करेंगे। अब देखो हमारे जब क्या थ्योरी पढ़ने के बाद जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन कर लिए, इससे हमारे फ़ायदा ये रहा कि हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छा होगा, कि हमने जो भी पढ़ा उसको अप्लाई कर लिया। अप्लाई करने से दिमाग में चीज़ें और अच्छी हो जाती हैं, इसीलिए मैंने कोशिश ये की है कि थ्योरी पार्ट के साथ में आपको क्वेश्चन कराया जाए। अब देखिए क्या है, एग्ज़ाम आपका नज़दीक है, तो इसलिए कोशिश ये है कि लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको 2 घंटे का लेक्चर अगर मिल रहा है तो आप 2 घंटे कंटिन्यूस नहीं तो कम से कम आपको तो लगता होगा 2.5 से 3 घंटे पढ़ने में, क्योंकि यहाँ और वहाँ में फ़र्क हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा आपको लिखना भी पड़ता होगा, टाइम रोक के वीडियो, तो इसलिए आपको थोड़ा वहाँ पे टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन कोई नहीं, एक बार में आप कोशिश करिए कि 2-2.5 घंटे बैठ के अच्छे से पढ़ा करो, कंसंट्रेट होकर, क्योंकि 2 घंटे आपको एग्ज़ाम में भी बैठना है। तो कम से कम 2 घंटे का कंसंट्रेशन आपका अच्छा होना चाहिए, ताकि आप अच्छा कर सको, क्योंकि एग्ज़ाम भी 2 घंटे का ही होता है, तो 2 घंटे आपको कहीं नहीं जाना चाहिए। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो क्या कह रहा है उसको डील कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ईएस में पूछा हुआ है, इसको डील करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आईएएस 2013 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 आईएएस 2013। क्या कह रहा है, अ मोनोरेल मोनोरेल का मतलब सिंगल रेल, मोनोरेल क्रेन runs on I section of span 6 meter, which is simply supported, इससे क्या पता चलता है, जो सिंपली सपोर्टेड बता दिया है, इसका फ़ायदा क्या रहेगा अभी समझ में आ जाएगा। आपको नहीं बताया कि कैंटिलीवर है, कैंटिलीवर तो खैर यूज ही नहीं करते, खतरा बहुत ज़्यादा रहता है ना, उसमें डिफ्लेक्शन बहुत आता है। एस्टिमेट द डिफ्लेक्शन ऑफ क्रेन, एस्टिमेट द डिफ्लेक्शन फॉर क्रेन
फॉर क्रेन। आप प्रैक्टिकली एक बार यूट्यूब पे जा करके या कहीं पे भी वीडियो मिल जाए इसके बारे में अच्छे से देख लेना, तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, मेरे को जहाँ पे जितना आता था मैंने डायग्राम से बताया, बाकी आपको और क्लैरिटी चाहिए बहुत अच्छे से तो डायग्राम एक बार जा करके यूट्यूब पे डालना गैंट्री गर्डर, आपको सारे डायग्राम पिक्चर दिख जाएगी, आपको प्रैक्टिकली देखने को मिल जाएगा क्या हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, कैपेसिटी, एस्टिमेट द डिफ्लेक्शन फॉर क्रेन, कैपेसिटी ऑफ क्रेन की कैपेसिटी इतनी है, कैपेसिटी ऑफ 20 किलो न्यूटन, कॉमा क्रैब का जो वेट है, क्रैब वेट ऑफ 4 किलो न्यूटन। ओके, इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ 25% and EI is this is 10 to the power 5 न्यूटन इंटू mm, ये कहानी बता रखी है, सॉरी न्यूटन इंटू mm स्क्वायर। डिफ्लेक्शन ड्यू टू सेल्फ वेट इज, डिफ्लेक्शन इज ड्यू टू सेल्फ वेट, सेल्फ वेट इज निगलेक्टेड, मतलब जो क्रेन है उसका खुद का जो वेट है उसको निगलेक्ट किया जा रहा है। पहला ऑप्शन है ए 6 mm, बी 9 mm, सी 12 mm और डी आपके पास में 18 mm। चलो लास्ट क्वेश्चन लिखते हैं आज की क्लास का। चलो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछने के चांसेस। फॉर गैंट्री गर्डर, फॉर गैंट्री गर्डर कैरिंग electrically operated overhead traveling crane, overhead traveling क्रेन चल रही है आपकी है। द लैटरल ब्रैकेट में द लैटरल ब्रैकेट में हॉरिजॉन्टल फोर्स इंक्रीज्ड बाय, हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इंक्रीज्ड बाय। चलो पहला ऑप्शन है 25% ऑफ, ए ऑप्शन 25%, उसने क्या बताया 25% ऑफ मैक्सिमम स्टैटिक व्हील लोड। चलो दूसरा है 10% ऑफ मैक्सिमम स्टैटिक व्हील लोड। ठीक, सी है 10% ऑफ वेट ऑफ द क्रैब and weight lifted by the crane, चल। और डी ऑप्शन कह रहा है 5% ऑफ द वेट ऑफ द क्रैब and weight lifted by the crane, ठीक है। चलो एक एक करके डील करते हैं, सारी कहानी मैंने लिख दी। चलो पहले यहाँ पे डील करते हैं, IES 2013 में पूछा गया, 7 नंबर है। मोनोरेल है कैरिंग, दिस इज द आई सेक्शन ऑफ स्पैन इतना, ठीक, स्पैन दे रखा 6 मीटर है, विच इज़ सिंपली सपोर्टेड से एक काम पता चल गया कि ये किस तरीके से मैं मानना हो, दिस इज अ सिंपली सपोर्टेड मानना हो, और जिस पे जो लोड आ रहा है, मतलब सारा जो लोड आपका निकल के आ रहा है टोटल लोड, वो 24 कितना है 20 + 4
ये कितना हो जाएगा टोटल लोड जो हुक के माध्यम से आपके ऊपर आएगा, दिस इज लोड इज, इसे हुक के माध्यम से आपका लोड आएगा, दिस इज द 24 किलो न्यूटन। ओके, स्पैन इसके 6 मीटर बता रखा है। ओके चलो, बस ऐसे समझने के लिए डायग्राम बनाए, रियल डायग्राम नहीं है। सिंपली सपोर्टेड बोला तो मैंने सिंपली सपोर्टेड बना दिया। पॉइंट लोड की तरह ही काम करेगा, क्योंकि आपका यूडीएल थोड़ी रहता है, क्रैब का लोड है, पॉइंट लोड की तरह काम करेगा। क्रेन का लोड भी जो भी आएगा वो आपका पॉइंट लोड की तरफ आएगा। तो 20/4 कितना हो गया 24। EI आपको दे रखा है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर कोई पॉइंट लोड होता है तो डिफ्लेक्शन क्या होता है। डिफ्लेक्शन फार्मूला होता है दिस इज द WL³ अपॉन 48 EI। ओके, दिस इज द डिफ्लेक्शन फार्मूला। आपको ये कैंटिलीवर देता है तो कैंटिलीवर, अगर आपको कोई और बीम देता है तो उस हिसाब से आपको लगाना पड़ता है। ठीक, चलो लोड कितना है ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इम्पैक्ट फैक्टर भी दिया गया है। और एक चीज़ ये है कि डिफ्लेक्शन हमेशा हम लोग यहाँ पे ये 25% दिया है। एक चीज़ और ध्यान रखो कि यहाँ पे हम लोग जो इम्पैक्ट निकालते, जो भी लोड निकालते हैं, जो भी डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करते हैं, वो डिफ्लेक्शन आपका सर्विस कंडीशन में होता है। किस में होता है, सर्विस कंडीशन में होता है। तो डिफ्लेक्शन मैंने बताया था सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया है, इस वजह से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिफ्लेक्शन इज सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया, सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया हैंस नो इम्पैक्ट फैक्टर इज मल्टीप्लाइड, नो इम्पैक्ट फैक्टर इज मल्टीप्लाइड। यहाँ पे ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। ये फैक्टर तभी मल्टीप्लाई किए जाते हैं जब आप LSM से यूज करते हो, प्लस जब आप कोलैप्स कंडीशन में रहते हो। WSM हमेशा ध्यान रखिएगा, जो डिफ्लेक्शन होता है वो WSM पे बात करते हैं। तो यहाँ पे आएगा 24 की जगह पे आप यहाँ 24 रखोगे, और लेंथ की वैल्यू कितनी है 6 मीटर। तो इसको हम कर देते हैं mm में कन्वर्ट कर देते हैं, 6³ इंटू लोड किलो न्यूटन में था, इसको कन्वर्ट कर दिया न्यूटन में, डिवाइड बाई 48 करेंगे। EI की वैल्यू आपके सामने दी है 10 × 10⁻12। तो यहाँ से आपका डिफ्लेक्शन निकल के आता है अप्रॉक्सीमेट, ये आपका निकल लगाता है, एक मिनट वेट, 10.8 mm, ये आपका डिफ्लेक्शन निकल के आता है। अब आप ये देखिए 10.8 जो डिफ्लेक्शन है वो किसके लगभग नज़दीक है, ये 10.8 लगभग 11 के आसपास मान लेते हैं। और जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो ये आपका ऑप्शन निकल के आएगा, दिस ऑप्शन इज कमिंग टू बी 12 mm। 6 mm नहीं लगा सकते, 9 mm तो और कम हो जाएगा। तो हम लोग सेफ डिज़ाइन करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा बढ़ा के वैल्यू को रिपोर्ट करेंगे। तो 10.8 क्या है, 12 के आसपास है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 12 mm। तो ध्यान है कई बार क्या है कि आपको अननेसेसरी फैक्टर देगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी देगा, लेकिन डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करते समय हमेशा वर्किंग लोड पे निकालते हैं, इसलिए 25% को कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक, बाकी आप परमिसिबल डिफ्लेक्शन देख सकते हो, डेल्टा परमिसिबल कितना निकल के आएगा, वो स्पैन अपॉन 750 करके निकाल लीजिए आप। स्पैन आपके पास 6000 मुझे लग रहा है, डिवाइड बाई 75, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 600 डिवाइड बाई 75, 15 से कट किया, 15 × 5 = 75, 15 × 4 = 60, ये आ गया 40, ये 8 mm आएगा। मतलब इसमें ये बीम फेल हो रही है। तो डेल्टा परमिसिबल जो है वो आपका लेस हो गया किससे, डेल्टा डेवलप्ड से। तो इसका मतलब है नॉट सेफ इन डिफ्लेक्शन, नॉट सेफ इन डिफ्लेक्शन। कल को क्वेश्चन ऐसे भी बना देगा कि बताओ कि 4 ऑप्शन बनाएगा इसी जगह पे, ये तो न्यूमेरिकल फॉर्म में था, और कल को एक ऑप्शन ये भी बना देता कि बताओ ये सेफ है अनसेफ है क्या है, सब ऑप्शन बनाएगा। तो कुछ मत करो कि जो भी दिया डेल्टा कैलकुलेट कर लो, दिस इज डेल्टा कैलकुलेटेड, और ये है डेल्टा परमिसिबल जो कोड बताता है। अभी मैंने स्पैन अपॉन 750 क्यों लिया, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि ये आपकी इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है, ठीक है। और लोड जो है देखो आपका 50 टन से क्या है कम है, क्योंकि ये 24 टन आया है जो कि 50 टन से क्या है कम है, इसलिए हम लोग इसको पुटअप कर सकते हैं। तो ये आंसर इसका हो जाएगा 12 में। ये सेफ नहीं है, ठीक है। फॉर गैंट्री गर्डर कैरिंग इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है, ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है, ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेन द लैटरल हॉरिजॉन्टल, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लैटरल की बात कर रहा हूँ, वर्टिकल बात नहीं कर रहा हूँ। वर्टिकल के लिए वैल्यू थोड़ा अलग रहती हैं। वर्टिकल में जब हमने पढ़ा था तो 25% था इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड, 10% था मैनुअल के लिए। लेकिन यही चीज़ अगर मैं लैटरल और हॉरिजॉन्टल लोड के लिए पढ़ता हूँ, तो 10% उसमें था इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड के लिए और 5% था मैनुअल के लिए। तो आप बताइए कि आपके केस में कैसा है।
आपके केस में देखो 25% हटाइए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल की, ये वर्टिकल की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे लिख दिया लैटरल और हॉरिजॉन्टल लोड, तो मैंने पढ़ाया था कि हॉरिजॉन्टल में उतना दिक्कत नहीं रहती जितनी कि आपकी लॉन्गिट्यूडनल रहती है। तो लैटरल लोड हॉरिजॉन्टल में कितना 25% आप मैक्सिमम स्टैटिक लोड नहीं कंसिडर करते हैं, ये वर्टिकल के लिए था। 10% आप मैक्सिमम स्टैटिक लोड, ये भी नहीं रहता है, क्योंकि ये जो आपका आता है ये आता है आपका पहले वाले केस में। 10% ऑफ वेट ऑफ द क्रैब एंड वेट लिफ्टेड बाय द क्रेन। यस, ये सही है, क्योंकि मैंने बताया था कि जो मूवमेंट होता है, जैसे आपका जो मूवमेंट होता है, सपोज दैट कि दिस इज द क्रैब, दिस इज द, मतलब मान के चल रहे हैं थोड़ा सा समझने के लिए, ये है, तो कुछ इस तरीके की कहानी आपकी बनी रहती है। चलो, ये है कहानी, और यहाँ पे आपने सपोज दैट आपने ये लगा रखा है, ये हुक है आपका, ये है आपका हुक, और ये है आपके पास ट्रॉली जिसमें आपको ये है। देखो इसका क्या होता है, इसका वेट आता है, ट्रॉली का वेग आता है, फिर इसको इधर उधर जब जाना पड़ता है तो इससे बोलते हैं लैटरल मूवमेंट। तो लैटरल मूवमेंट आपको इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती, इसलिए यहाँ पे वैल्यू कितना लेते हैं 10% ऑफ वेट ऑफ द क्रैब। तो ये वेट हो जाएगा इसका, किसका, क्रैब का वेट हो जाएगा, और वेट जो लिफ्ट कर रहा है सपोज दैट P1 इसको लिफ्ट कर रहा है, और इसका जो है P1 है, तो टोटल हो जाएगा P1 प्लस P2, और ये वैल्यू आप लिख सकते हो क्या, 1.1 इंटू P1 प्लस P2। तो ये सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। अगर ये मैनुअली ऑपरेटेड होता तो 5% ऑफ द वेट ऑफ द क्रैब एंड वेट ऑफ द लिफ्टेड बाय दिस, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है, तो इसको अंडरलाइन करो और इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। तो इस तरीके से हमने इस टॉपिक को लगभग आपका आज कंप्लीट कर दिया क्वेश्चन के साथ में, ठीक है। अगले लेक्चर में मिलते हैं हम लोग हैं, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे पर्लिन, और पर्लिन के क्वेश्चन भी साथ में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।